होगा पता है क्या कि क्या फर्क है दोनों में? अच्छा बोले ये भी पता होना चाहिए। हाँ, चलिए एक होती है हमारी कौन सी कंपनी, फॉरेन कंपनी, और एक है हमारी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कौन बताना चाहेगा डिफरेंस? हाँ बताइए मैडम, जोर से बोलिए मैडम। अरे आस्था मैडम आप कब आए? हम सुने कि आप अपने साथी के साथ बैठे हैं। साथी मतलब हमको ऐसे बीबीसी लंदन से न्यूज आई कि आप ऑनलाइन देख रहे हैं। बीबीसी लंदन, बीबीसी लंदन, ठीक है। चलिए साथी किधर है? ये बात मैं सबके दिमाग खराब है। अटैक। हाँ चलिए बात सुनो, फॉरेन कंपनी है, बताइए डिफरेंस बताइए। आप बता देते मैडम डिफरेंस। हाँ अच्छा आपका भी दिमाग खराब है, ठीक है। शुक्ला जी, अरे यार हाँ हाँ, तो भाई मेरा भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही है। हाँ जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे? इंडिया में। चलो ये तो हो गया। सबसे पहले आप बताओ किधर डेफिनेशन है? सेक्शन 2 क्लॉज 42 बराबर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का डेफिनेशन। हाँ सेक्शन 2(13) कौन बोल रहा है? 11, सेक्शन नंबर 2(11 लिखता है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, यानी कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर भी है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट, और उसको ही प्यार से हम बोलते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। चलिए सर ये डिफरेंस हुआ। और क्या डिफरेंस होता है सर? सर ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो है, बट साथ साथ में इसका पीओबी नॉट पीओवी प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? इंडिया में। सर ये केवल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया पे होता नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट फॉरेन कंपनीज नहीं बोलते हैं क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया पे नहीं है। साथ हो एवरीबॉडी, ऑनलाइन देख रहे हैं बीबीसी लंदन, बीबीसी लंदन, ठीक है। चलिए साथी किधर है? ये बात मैं सबके दिमाग खराब है। अटैक। हाँ चलिए बात सुनो, फॉरेन कंपनी है, बताइए डिफरेंस बताइए। आप बता देते मैडम डिफरेंस। हाँ अच्छा आपका भी दिमाग खराब है, ठीक है। शुक्ला जी, अरे यार हाँ हाँ, तो भाई मेरा भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही है। हाँ जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे? इंडिया में। चलो ये तो हो गया। सबसे पहले आप बताओ किधर डेफिनेशन है? सेक्शन 2 क्लॉज 42 बराबर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का डेफिनेशन। अच्छा आपका भी दिमाग खराब है, ठीक है। शुक्ला जी, अरे यार हाँ हाँ, तो भाई मेरा भी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में ही है। हाँ जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है और प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे? इंडिया में। चलो ये तो हो गया। सबसे पहले अब बताओ किधर डेफिनेशन है? सेक्शन 2 क्लॉज 42 बराबर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का डेफिनेशन। हाँ सेक्शन 2(13) कौन बोल रहा है? 11, सेक्शन नंबर 2(11 लिखता है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, यानी कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर भी है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। और 2(11 लिखता है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, यानी कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर भी है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। और उसको ही प्यार से हम बोलते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। इंडिया। चलिए सर ये डिफरेंस हुआ। और क्या डिफरेंस होता है सर? सर ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो है, बट साथ साथ में इसका पीओबी नॉट पीओवी प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? इंडिया में। सर ये केवल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया पे होता नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बट फॉरेन कंपनीज नहीं बोलते हैं क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया पे नहीं है। साथ हो
एवरीबॉडी, इसके ऊपर लगेगा मेरे प्यारे सेक्शन नंबर 380 से लेके 393 ऑफ चैप्टर नंबर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। इसके ऊपर लगेगा सेक्शन नंबर 387 से लेके 391 ऑफ चैप्टर द नहीं लिखना था, ऑफ चैप्टर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एवरीबॉडी साथ हो। 379 क्लियर हुआ, सबसेक्शन नंबर 1। अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं हो, अभी तो सिर्फ माहौल ही बन रहा है माहौल, ठीक है। यानी कि सर कुल मिला के पूरा का पूरा चैप्टर फॉरेन कंपनी में तो लग रहा है, लेकिन कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में गिनती चुनती के सेक्शन लग रहे हैं, वो भी कब, जब वो कुछ प्रोस्पेक्टस वाला टाइम पास करेगी तब। पक्का? आर यू श्योर? बढ़ जाऊं मैं जीवन पे आगे। समझने वाली बात अब ये है, क्योंकि आप इतना आइडिया क्लियर कर चुके हैं साथ आप मेरे, कि सर हमारा ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है वो ये चाहता है कि ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, धंधा इंडिया में कर रही है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, यानी कि हमारे भारतीय लोगों से कमा रही है, हमारी देश की मिट्टी में कमा रही है, हमारे यहां से पैसे कमा रही है, तो हमारे यहां को पैसे देके भी जाना पड़ेगा, टैक्स भी देके जाना पड़ेगा। साथ हो एवरीबॉडी। हमारे यहां से धंधा करके आपका पिछले साल का नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर रहा, आपका नेटवर्थ 1000 करोड़ और मोर रहा, आपका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर रहा, आप सीएसआर भी करके जाओगे। हमारे यहां से कमा रहे हो ना, ये आपको सेक्शन नंबर 384 पे कवर मिलेगा। सर 384 में लेकिन आपने सीएसआर लिखा नहीं है, सेक्शन के अंदर इन्हें सीएसआर नहीं लिखा, प्रोविजन के अंदर लिखा हुआ है, बराबर है क्या, कि भाई हमारे यहां से कमा के जा रहे हो तो आपको सीएसआर भी करना पड़ेगा, यानी कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को भी सीएसआर करना पड़ेगा अगर वो भारत से पैसे कमा के जा रही है। तो मुद्दा बड़ा क्लियर है कि आप हमारे यहां के धंधा कर रहे हो, टैक्स भी बराबर देके जाओ, हमारे यहां धंधा कर रहे हो सीएसआर भी करके जाओ, अगर लागू हो रहा है तो हमारे यहां के लोगों से साले पैसा लेके जा रहे हो डिवेंचर से, तो 71 का भी कंप्लायंस करो। हमारे यहां धंधा कर रहे हो तो हमको पता होना चाहिए तुम कितना धंधा कर रहे हो, टैक्स बराबर पे कर रहे हो कि नहीं, अकाउंट्स का ऑडिट भी होगा, एनुअल रिटर्न भी देना पड़ेगा किसको, आरओसी को। तो जैसे हम हमारी कंपनी के लिए हमारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, तो तुम साले हो भले बाहर के धंधा तो तुम यही कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए भी तो पर्पस है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। और स्टेक होल्डर कौन है? हमारे भारत के लोग, बराबर है क्या। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम तुम्हारे ऊपर भी कुछ रेगुलेशन लगा रहे हैं कि आप भी हमारे दायरे पे रहोगे, सिस्टम पे रहोगे, तो हमारे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का बैकग्राउंड क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलना था, चलूं? आर यू श्योर? अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे एक बात बताओ, प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि पूरी जड़ तो यही है। और प्लेस ऑफ बिजनेस लिखने के पहले भी मैं आपको पूरे सेक्शन वापस से रेफर करूंगा। क्या फाउंडेशन के थोड़े से कंसेप्ट हलेंगे, इसलिए धीरे चल रहा हूं, बराबर है क्या। आप बोलोगे हमारे साथ धोखा हुआ फाउंडेशन में, हमको गलत सिखाया गया। आइए सुनेंगे। 379 तो सिर्फ ये बताता है किस पे कौन सा सेक्शन लगेगा नहीं लगेगा, अभी मैं 379 पे गया नहीं हूं। 380 में बोल रहा है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट डिलीवर करने किसको, फॉरेन कंपनी को 30 दिन के अंदर, जैसे आप यहां पे प्लेस ऑफ बिजनेस लाएंगे वहां से 30 दिन में, बराबर है। यानी कि 380 कह रहा है जैसे आपका प्लेस ऑफ बिजनेस किसका, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का, भारत में क्या है प्लेस ऑफ बिजनेस, वहां से 30 दिन में आरओसी को आपको क्या बताना है कि भाई यहां हम धंधा कर रहे हैं, रडार में आना है, सिस्टम पे आना है। 381 बोलता है कि आपको अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी ऑडिट करवाना है, ठीक है, फिर अपना नाम छपाना है एंड सो ऑन, बराबर है। डिस्प्ले ऑफ नेम हो गया, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट हो गया किस पे, फॉरेन कंपनी में। चलो सब हो गया, एक आइडिया है। मैं प्लेस ऑफ बिजनेस में आ रहा हूं, किसमें आ रहा हूं, प्लेस ऑफ। आपके हिसाब से एकदम थोड़ा सा ना इलॉजिकल आंसर मत करना, थोड़ा सोच समझ के आना, मन में जो है वैसे पट से बोल दिया वैसा नहीं। प्लेस ऑफ बिजनेस किस तरीके से हो सकता है किसी भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया का, प्लेस ऑफ बिजनेस किस फॉर्म पे हो सकता है। हाँ हाँ वो ठीक है, वो तुमने रटा हुआ 242 में, इधर फिजिकली इटसेल्फ, या तो एजेंट, या तो फिजिकली, या तो अरे भाई उसका, हाँ ऑफिस ऑफिस ऑफिस, हाँ एक ऑफिस आया, विष्णु जी आए हैं, और फैक्ट्री हो गई, हाँ और कोई, हाँ सर्विस क्या होता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ प्लेस, हाँ नहीं ना मैडम, मैं कह रहा हूँ कि अभी देखो मैं तुमको थोड़ा सा उदाहरण, जैसे एप्पल है, एप्पल के स्टोर है, तो एप्पल का प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोर। एप्पल Amazon इंडिया में बिकता है, तो सर बोले इलेक्ट्रॉनिक मोड है Amazon इंडिया, वैसे प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिकली, वो भी एजेंट है Amazon, वो कमीशन लेगा उससे। गेटिंग माय पॉइंट। मैं ये तरीके पूछ रहा हूं कि कितने तरीके से आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो सकता है। जैसे एप्पल का मैंने आपको एक स्टोर बताया, हाँ अभी तुम जाके, बराबर है। सब्सिडियरी यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे हो सकता है, कंपनी के रूप में, बराबर है। और कंपनी बोलने से अच्छा मैं क्या बोलूंगा, सब्सिडियरी कंपनी इन इंडिया। एक तो ये हो गया, जैसे भाई साहब यूनिलीवर लिमिटेड है, उसकी सब्सिडी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, वो सब्सिडी है लेकिन कहां पे है, इंडिया में, वो क्या हो गया, प्लेस ऑफ बिजनेस। और दूसरा एक तरीका बड़ा सिंपल है सर, इसको मैं चाहे क्या बोल लूं, ऑफिस बोल लूं, चाहे मैं ब्रांच ऑफिस बोल लूं, अरे क्या बोल लूं, ऑफिस बोल लूं, ब्रांच ऑफिस बोल लूं। कभी कभी ना फॉरेन की कंपनी जो है ना, शेयर ट्रांसफर ऑफिस भी रखती है, कि जैसे मान लो आपने भारत के लोग, आपने भारत के लोगों ने बाहर वाली कंपनी में शेयर्स लिए हैं, अब वही शेयर आपको ट्रांसफर करना है, तो आप वहां से कम्युनिकेशन करने से अच्छा एक हम शेयर ट्रांसफर क्या कर देते हैं, ऑफिस रख देते हैं, कहां पे, इंडिया में। यहां पे आप क्या कर लेना, शेयर ट्रांसफर ऑफिस कर लेना, या तो आप क्या कर लेना, स्टोर खोल लेना, अगर एप्पल हो तो आप, तो ऑफिस हो गया, ब्रांच ऑफिस हो गया, शेयर ट्रांसफर ऑफिस हो गया, स्टोर हो गया, इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना और थोड़ा सा सोचना, सोचोगे। मैं वापस से सेक्शन रेफर करना चाहता हूं, बड़ी बारीक बात है, कोई समझाएगा नहीं, और समझने वाला से पट से समझ जाएगा जिसने कॉमन सेंस लगाया है, ठीक है। एक सेकंड में यहां तक हुआ, यहां पे आपको मैं वापस से सेक्शन रेफर करवा रहा हूं, बराबर है। 379 तो छोड़ दो, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। कहता है डॉक्यूमेंट डिलीवर करना प्लेस ऑफ बिजनेस, अरे प्लेस ऑफ बिजनेस आने से 30 दिन में, प्लेस ऑफ बिजनेस आने से 30 दिन में अपना डॉक्यूमेंट डिलीवर कर देना, जिसमें आप बताते हो, मैं बताता हूं क्या बताओगे, इस जगह हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस है, हम हमारी बात फलानी कंपनी जो जर्मनी में इनकॉर्पोरेटेड है, उसके इतने डायरेक्टर हैं, ये है, ताकि आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे रडार पे आ जाए, बराबर, ये सारी चीजें बताओगे। फिर अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी बोला कि आप क्या करना, बनाना, ऑडिट करना, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, नाम छपा लेना। अब मुझे एक बात बताओ, एकदम लॉजिकल, अगर उस कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ने भारत के अंदर सब्सिडी बनाई है, तो अपने लॉ के हिसाब से बनाएगा, हमारे लॉ के हिसाब से बनाएगा, है ना। इतना औकात नहीं रहेगा किसी का कि उसके लॉ के हिसाब से हमारी कंपनी चला ले, भारत में आया है। तो भाई अगर सब्सिडी कंपनी है, तो ये तो सेक्शन नंबर 7 के अंदर एमओए, एओए, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये डायरेक्टर, ये सब्सक्राइबर सब बता रही है, तो सब बता रही है। 128 के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट भी बना रही है, 143 के अंदर ऑडिट भी करवा रही है, 12 के अंदर आउटसाइड द ऑफिस नाम भी डिस्प्ले कर रही है, डिबेंचर इशू करेगी तो 71 भी कंप्लाई करेगी, सीएसआर भी करेगी। तो भाई इसको तो हम रेगुलेट कर ही रहे हैं कंपनी से, इसको क्यों परेशान कर रहे हो, और कि बोले तो ये भी करो, तो ये बोले पागल है लोग। आर गेटिंग माय पॉइंट।
इसका मतलब सर ये वाली जो है ये प्लेस ऑफ बिजनेस है, मैं डिनाई कर रहा हूं, ये प्लेस ऑफ बिजनेस ही है, वो फॉरेन कंपनी के लिए, आई एम नॉट डिनाइंग एवरीबॉडी। बट क्या इस सब्सिडी के ऊपर सेक्शन नंबर 380 से लेके 386 फिर उसके बाद लगेगा अरे भाई ये कंपनी है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, ये कंपनी से 2013 पूरा बंबू डाल के रखा है इधर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि सर वो जितने भी सेक्शन आपने पढ़े 380, 381, 382, 383, इट इज नॉट फॉर दिस फॉर्म ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, इट इज फॉर दैट प्लेस ऑफ बिजनेस। क्योंकि वो सारे सेक्शन अगर इस पे लगाऊंगा तो इररिलेवेंट है, इलॉजिकल है, ये तो पूरी रडार में। ये आरओसी को एनुअल रिटर्न भी दे रही है, आरओसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दे रही है, ऑडिट भी करा रही है, पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 जैसे हम कर रहे थे। यानी कि सर ये वाले चैप्टर पे जब हम प्लेस ऑफ बिजनेस बोल रहे हैं और उस प्लेस ऑफ बिजनेस में हम जब बोल रहे हैं कि तुम 380 के अंदर डॉक्यूमेंट डिलीवर करो, 381 में अकाउंट्स बनाओ, 382 में डिस्प्ले करो, 383 में सर्विस करो, वो सारा कुछ किसके लिए है? इसके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि भाई इसके लिए तो पूरा का पूरा कंपनी सेट बैठा है। आओ तुमको मैं प्रूफ करवाता हूं। तुम बोलते हो सेक्शन नंबर 380 के अंदर तुम फॉरेन कंपनी जो आए हो 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट डिलीवर करना कि तुम्हारा प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, बराबर है? तुम क्या धंधा कर रहे हो, तुम्हारी पेरेंट कंपनी कौन है? अबे तो भाई ये 380 में बताएंगे तो सेक्शन 7 में क्या बताएं हम लोग? सेक्शन 7 में जो एमओए एओए में दिया, तो क्या एमओए में नहीं दिख रहा था कि बाप ने पूरा 50% से ज्यादा लेकर रखा हुआ है, बाप वहां बैठा हुआ है। सब्सक्राइबर के बारे से भी बताया, रजिस्टर्ड ऑफिस के भी बारे से बताया सेक्शन नंबर 12 में, बराबर है? एमओए के अंदर आपको ऑब्जेक्ट भी बता दिए, सेक्शन 12 के सबसेक्शन 3 में आपके ऑफिस के बाहर हमने नाम भी छपा दिया। अब तुम बोल रहे हो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो भारत का ही है, तो कहां से पाए? अरे हाँ कि ना? फिर 381 में तुम बोल रहे हो अकाउंट्स बनाओ, अबे तो 381 में अकाउंट तो 128 में तो बनाएंगे ही, 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे, फिर उस पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल भी बनाएंगे, ऑडिट अलग कराएंगे 143 में। तो भाई हो गया ना? कितनी बार करवाओगे? यहां से कराओगे, वहां से कराओगे क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसके बाद बोलते हैं सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट फॉरेन कंपनी को करना होगा। अरे तो सेक्शन नंबर 20 का के पढ़े थे कि आरओसी को अगर कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट देना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर ये सब तो दे देंगे वहां से, क्योंकि ये तो इंडिया की कंपनी है भाई, वो तो पूरा रडार में आ चुकी है। माना वो सब्सिडी है फॉरेन कंपनी की, लेकिन है तो कहां? इंडिया। सो हम जब प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं फॉरेन कंपनी के, वी आर लीस्ट कंसर्न विद दिस, क्योंकि ये तो हमारे रडार पे ऑलरेडी है। वी आर कंसर्न विद दिस प्लेस ऑफ बिजनेस। लेट अस मूव अहेड। एप्पल क्या है? सपोज करो पहली बार अपना स्टोर डाला, अभी तक कोई भी स्टोर नहीं, ऐसा सपोज करना है। क्या करना है? सपोज एप्पल करके कंपनी है, मोबाइल बनाती है, पहला स्टोर डाला उसका एफसी रोड पुणे के अंदर। दैट स्टोर इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। वो एस्टैब्लिश करने से 30 दिन के अंदर सेक्शन नंबर 380 के अंदर आपको आरओसी को प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है। सेक्शन 381 में उस स्टोर का अकाउंट्स बनाना है। सेक्शन 382 पे उसके स्टोर के बाहर नाम, अता पता, गांव बताना है। सेक्शन 383 के अंदर अगर कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो उसको सर्व होगा, बरोबर है? एंड सो ऑन। वो सब किसके लिए है? इसके लिए। क्लैरिटी आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का पक्का की कच्चा कच्चा? क्योंकि सर इसके लिए तो सारी चीजें हमको पता ही है ऑलरेडी, बराबर है क्या? क्योंकि उधर तो कंपनीज एक्ट हो रहा है। पक्का ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा आप लोग क्लियर हो भाई? सुनना, इसी का टेंपरेचर कम कर 22 में तो मर जाऊंगा, एकदम 20 कर उसको, ठीक है? आप लोग साथ हो क्या मेरे? किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। हेलो एवरीबॉडी। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस का कांसेप्ट आने वाला नहीं आगे, बट आपको ये पता होना चाहिए आप जो पढ़ रहे हो किस प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए पढ़ रहे हो। एनीबॉडी हैविंग डाउट? अबे ऐसा नो, अबे हां भी नहीं बोल रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे हो, डाउट है? आर यू श्योर? ठीक है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस ये भी है, मैं डिनाई कर रहा हूं। इससे भी वो फॉरेन कंपनी बनेगी और इससे भी वो फॉरेन कंपनी बनेगी, बट इस चैप्टर का कंसर्न किसके साथ है? इसके साथ है, ना कि इसके साथ, क्योंकि ऑलरेडी बाकी जगह में कवर हो रही। मेरे को विश्वास नहीं आ रहा कि तुमको समझ में आया क्या है? पक्का? हाँ गुड। ऐसे अफर्मेशन के साथ हाँ बोला करो, बराबर है? क्या थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट जैसे तुमको समझाया तो तुम्हारा शॉर्ट सर्किट होता है, मेरे को पता है, बट 3-4 बार में जब तारे जुड़ जाती हैं तो बताया करो कि हाँ समझ में आ गया। आगे यहाँ तक के समझ में? चलिए बहुत बढ़िया वाली बात है। अब जैसे जैसे धीरे बढ़ते जाएंगे आगे और सारी चीज आपको समझ में आती जाएगी। साथ हो मैं चलता हूं सेक्शन नंबर 379 सबसेक्शन नंबर 2, क्योंकि 379 सबसेक्शन नंबर 1 तो बस इतनी ही बातें बताई कि कौन से सेक्शन कौन सी कंपनी को लगेंगे, कि भाई 387 से लेके 391 तक सबको लगेगा, चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया चाहे फॉरेन, लेकिन 380 से लेके 393 तक ये सबका सब फॉरेन कंपनी पे लगेगा। तो सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी बताया किस पे लगेगा किस पे लगेगा नहीं, साथ पे हो। अब मैं चल रहा हूं कहां पे? सेक्शन नंबर 379 सबसेक्शन नंबर 2। एवरीबॉडी आर विद मी? बिल्कुल मेरे साथ रिपीट करना और सुनना। ये चार्जिंग सेक्शन है, आपको क्लैरिटी देगा सारी चीजों की। हालांकि 4 लाइन का है, 379 2 हुआ और 379 खत्म। कहता है वेयर, क्या कहता है? नॉट लेस देन, वेयर नॉट लेस देन 50%, नॉट लेस देन ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस पेड अप के अंदर, वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस पेड अप के अंदर, ऐसे क्लियरली बोला है सेक्शन 379 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। वेयर नॉट लेस देन 50%, वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस, वेदर इक्विटी और ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ऑफ अ, थोड़ा सा ठहर ना, फॉरेन कंपनी का मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज हेल्ड बाय, इज वन और मोर, इज हेल्ड बाय वन और मोर, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ऑफ अ, थोड़ा सा ठहर ना, फॉरेन कंपनी का मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ऑफ अ फॉरेन कंपनी इज हेल्ड बाय, इज वन और मोर, इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजंस ऑफ इंडिया, वन और मोर सिटीजंस ऑफ इंडिया एंड स्लैश और, एंड स्लैश और का मतलब कि या तो सिटीजंस ऑफ इंडिया या तो कोई, या तो इनके साथ कोई, एंड या और दोनों चलेगा। So where not less than 50% of the paid up share capital, चाहे equity चाहे preference of a foreign company is held by one or more citizens of India or and or companies or body corporate, companies or incorporated in India, companies or body corporate incorporated in, whether singly, whether यानी कि या तो अकेले अकेले या तो in aggregate, या तो in, बराबर है? किस पे रखे ये लोग? फॉरेन कंपनी। किस पे रखे? फॉरेन कंपनी में। सच फॉरेन कंपनी, क्या बोल रहा हूं? सच फॉरेन कंपनी, सच फॉरेन कंपनी shall comply the provision of this chapter, shall comply the provision of this, shall comply the provision of this chapter, shall comply the provision of this chapter, shall comply the provision of this and such other provision, and such other provision of this act, such other provision of this, as may be prescribed, as may be prescribed, as may be, as if it were a company incorporated in India। देसी भाषा में बोलूं, जितना अब तक तुमको लैंग्वेज में बुलवाया हूं, तो ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 50% भारत के लोगों या भारत की लैंग्वेज में बुलवाया हूं, तो ऐसी फॉरेन कंपनी जिसके पेड अप शेयर
कैपिटल का कम से कम 50% भारत के लोगों या भारत की कंपनी के द्वारा रखा गया है, या तो एग्रीगेट में रखा गया है, उस फॉरेन कंपनी को का कम से कम 50% भारत के लोगों या भारत की कंपनी के द्वारा रखा गया है, या तो एग्रीगेट में रखा गया है, उस फॉरेन कंपनी को इस चैप्टर के प्रोविजन कंप्लाई भारत के लोगों या भारत की कंपनी के द्वारा रखा गया है, या तो एग्रीगेट में रखा गया है, उस फॉरेन कंपनी को इस चैप्टर के प्रोविजन कंप्लाई करने हैं, और साथ साथ में अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज में बी प्रिस्क्राइब, जैसे कि मानो कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया नहीं है, कि मानो कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है। पक्का? अब यहां से तुमको एक बात और समझ में आती है कि सर आप बने बाहर हो और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, सिर्फ उतने होने से ये चैप्टर लगता। जब तक हमारे लोगों का 50% उधर नहीं रहेगा तब तक आपको ये चैप्टर लगाने की जरूरत। अब हमारे लोगों का स्वार्थ होगा तब ना प्रोटेक्ट करेंगे कि पॉकेट में करेंगे। पॉइंट वे स्वार्थ इस 50%, छोटे मोटे स्वार्थ में इतना बड़ा चैप्टर का कंप्लायंस करवाने वाले 50% कम से कम, यानी कि आधा आपकी कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल का आधा अगर हमारे लोगों के पास है, ये है स्वार्थ। ये क्या है? इसको बोलते हैं स्टेक, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। बराबर है? अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चैप्टर लगाएंगे, पहले स्वार्थ तो लाओ तब तो प्रोटेक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जाग रहा है दिमाग? वापस से बोलेंगे सेक्शन 379 सबसेक्शन नंबर 2, सेक्शन 379 सबसेक्शन नंबर 2, where not less than 50% of the paid up share capital, whether equity or preference of a foreign company, is held by one or more citizens of India or companies or body corporate incorporated in, whether singly or in aggregate. Such foreign company shall comply the provisions of this chapter and other provision of this act, other provision of this, as may be prescribed, as it is a company incorporated in. बीच में एक वर्ड मैंने आपको नहीं बुलवाया क्योंकि आपका फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता था कि वो प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर भी कंप्लाई करेंगे, अरे प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, और दूसरा बोले सच अदर प्रोविजन एज मे बी प्रिस्क्राइब। सच अदर प्रोविजन किसके? एक्ट के। सच अदर प्रोविजन किसके? एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी विथ रिगार्ड टू इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि जो आपका इंडियन बिजनेस ऑपरेशन है ना, यानी कि कौन सा वाला? ये इस इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपको इस चैप्टर के प्रोविजन कंप्लाई करने हैं, सेक्शन 380 से लेकर 393, और कुछ अदर प्रोविजन जो हम भविष्य में सीजी प्रिस्क्राइब करेगी वो भी कंप्लाई करने पड़ेंगे। किसके संबंध में? इसके संबंध में। एज इफ आपका ये धंधा बाहर वाली कंपनी का नहीं है, एज इफ इंडिया वाली कंपनी का ही क्या है? धंधा है। साथ हो। आर यू श्योर? आओ थोड़ा सा देखना, तो ये लिखा है क्या? अभी अपने बुक में मत देखो, तुम स्क्रीन पे देखो। अपने बुक में जब देखने जाओगे आधा घंटा लगता है। सुनो, लिखता है वेयर नॉट लेस देन, वेयर 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस चाहे पार्टली हो, किसका? फॉरेन कंपनी का, हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड, और क्या लिखा है? और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वेदर सिंगली और इन एग्रीगेट, सच फॉरेन कंपनी शैल, बाद में आल्सो लिखा था, बाद में काट लेना, आल्सो नहीं है, शैल कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 22 and such other provision of this act as may be prescribed with regard to business carried on by it in India। यानी कि किसकी बात कर रहा है मेरे लाल? इसकी बात कर रहा है। बराबर है? with regard to business carried on by it in India, जो धंधा वो इंडिया में कर रही है उसके संबंध में आपको ये कंप्लाई करना है as if it were a company
बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया, यानी कि किसकी बात कर रहा है मेरे लाल, इसकी बात कर रहा है, बराबर है। एस में बी प्रिस्क्राइब विद रिगार्ड टू बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया, यानी कि किसकी बात कर रहा है मेरे लाल, इसकी बात कर रहा है, बराबर है। विथ रिगार्ड टू बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया, जो धंधा वो इंडिया में कर रही है उसके संबंध में आपको ये कंप्लाई करना है एज इफ इट वेर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। चिपक पा रहे हो? प्रोविजन से जो लिखा है ना बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया, तो भाई ये धंधा है, बराबर है, विद रिगार्ड टू बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया। भाई साहब जहां पे आप इधर आ जाते हो ना, ये क्या गया, ये क्या गया, ये कंपनी को तो लपेट ही दिया हमने 220 के अंदर, कंपनी मींस कंपनी को, इसमें तो पूरा कंपनी से ठोकवा ले, हम पूरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर लेंगे साले को यहां पे। लेकिन जहां बात इधर आ रही है, कहां आ रही है ये कंपनी, ये सेक्शन 2 क्लास 20 में बनी वाली, इट्स अ मियर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अदर देन इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। तो इस बिजनेस के संबंध में आपको चैप्टर नंबर 22 के प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अदर देन इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, तो इस ये सेक्शन 2 क्लास 20 में बनी वाली, इट्स अ मियर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अदर देन इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। तो ये कंपनी, ये सेक्शन 2 क्लास 20 में बनी वाली, इट्स अ मियर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अदर देन इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। तो इस बिजनेस के संबंध में आपको चैप्टर नंबर 22 के प्रोविजन और कुछ अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट इस बिजनेस के संबंध में कंप्लाई
करने पड़ेंगे। बराबर है। ब्राउन टी शर्ट तेरा भी शॉर्ट हो रहा है ना, हो रहा है शॉर्ट हो रहा है, हाँ ठीक है। एवरीबॉडी आर विथ मी? तो ये डिफरेंस समझ पा रहे हो कि नहीं अभी तक? ये कंपनी है क्या? ये आई एम नॉट डिनाइंग कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया नहीं है, ये प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया की है, बट ये इंडिया की कंपनी है 220 वाली। इस पे पूरा कंपनी एक्ट लग रहा है, पूरा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है। इनको कैसे रेगुलेट करें क्योंकि कंपनी नहीं है? इनके लिए पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 22 बना है। हाँ अभी समझे तुम? आओ अभी आया, अभी तुमने जो हाँ बोला ना, हाँ बराबर है, समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? तो चलिए वापस से आते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। वेयर नॉट लेस देन, वेयर 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस चाहे पार्टली इक्विटी चाहे पार्टली प्रेफरेंस ऑफ अ फॉरेन कंपनी is held by one or more citizens of India and slash or by companies or body corporate incorporated in India, चाहे singly चाहे aggregate, such foreign company such shall comply the provision of this chapter or other provision of this act as may be prescribed with regard to its business operation in India, with regard to its business operation in India as if it were a company incorporated in India. Are you getting my point? पक्का? तो ये जो लिखा हुआ है ना, with regard to business carried on, यानी कि इन बिजनेस के संबंध में ये कंप्लाई करना है। कंप्लाई वो कंपनी ही करेगी, लेकिन इन बिजनेस के संबंध, कौन कंपनी? फॉरेन कंपनी। लेकिन कंप्लाई किसके लिए कर रहे हैं? बोले इसके लिए। Are you getting my point? वो ब्रांच, वो ऑफिस, वो शेयर ट्रांसफर ऑफिस, वो स्टोर, उनके संबंध में ये प्रोविजन लगने वाले हैं। साथ हो तो एक बात तो आपको क्लियर करना है। अरे क्या एक बात तो आपको क्लियर करना है कि नहीं करना है? क्लियर क्लियर ये करना है सर। अरे कहाँ गए सर? ओ सर एक ही सेकंड, टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ मैं आपको। टेक्नोलॉजिया मस्त मीम बनता है ना उसके ऊपर। चलिए आइए साथ हो। तो भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, 380 से लेकर 393 कब लगेगा? अब इसके नीचे एक और आओ। अरे हेलो, ये तब लगेगा वेयर नॉट लेस देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन, अरे इंडियन सिटीजन और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन इंडिया, चाहे सिंगली हो चाहे एग्रीगेट। सही लिखा हो ना? तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ फॉरेन कंपनी बन जाने से आपके ऊपर ये चैप्टर लगने वाला। फॉरेन कंपनी बनोगे, साथ साथ में आपकी फॉरेन कंपनी में हमारे भारत के लोगों का कितना टक्का है? 50। अबे स्वार्थ तो लाओ, फिर प्रोटेक्ट करना ना, फोकट में थोड़ी प्रोटेक्ट करोगे। एवरीबॉडी, इशिता जी सही जा रहा है मामला? क्या सोच रही बेटा? थोड़ा सा हाँ क्या, हाँ क्या हो रहा है तो बता तो सही। नहीं है? हाँ उस पर ये चैप्टर नहीं लगेगा। हाँ हाँ हाँ, उसको कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बोलेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, वो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। उसको क्यों लगेगा? उसको कहां लग रहा है? वो तब जब वो यहां पे प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तब है, नहीं है? हाँ तो फिर वो 387 से लेके 391 तक लगेगा। अरे 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 शुरू से ध्यान देती तो सब आता, जब सेक्शन लिखवा रहा था ना तभी। एवरीबॉडी साथ हो? क्लैरिटी आ रही है? अच्छा यहां पे जब ये लग रहा है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है? अरे इसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या? 387 से लेकर 391 कब लगेगा? जैसे इसके लिए बोला कि भाई साहब आपको 380 से लेकर 393 पूरा चैप्टर 22 का कब लग रहा है? जब आपका कम से कम 50% इंडिया लोगों के वाले के पास है। ये कब लगेगा? 387 से लेकर 391 व्हेन, अरे व्हेन CIOI इशू क्या कर रहा है? प्रोस्पेक्टस। क्या इशू कर रहा है? प्रोस्पेक्टस। व्हेन CIOI इशू क्या कर रहा है? प्रोस्पेक्टस। कहां पे? इंडिया पे। तब लगेगा। कुछ कर नहीं रहा तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है चलिए। इशिता जी आपका कोई दोस्त है क्या जो ऑनलाइन बैठता है? ठीक है हाँ हाँ। एवरीबॉडी चलिए, ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट, आप सबको समझ में आ गया? एक बार आप लोग भी अपनी सहमति दे दो तो मैं जीवन पे आगे बढ़ता हूं। एवरीबॉडी आप लोग हाँ भाई कृष्णा सब समझ में आ रहा है भाई? हाँ इधर भाई और बहनों ऑल गुड? चलिए ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा आप लोग भी बता दो फटाफट। ठीक है चलिए जी सर। ठीक है क्लियर है सर? ऑल क्लियर? यस सर क्लियर, यस सर सब समझा, ओके ऑल क्लियर। सो नाउ लेट अस रिपीट ऑल द थिंग्स। क्या तुम मेरे साथ में हो? क्या बात है सर? आज हमसे भी पूछ रहे हो? हाँ नहीं मैं भूतों को पढ़ाता हूं ना वहां पे। हाँ चलिए बेटा, क्या बाकी चीजें मेरे को पता है कि तुम्हारे रडार पे है, ये हो सकता है तुम्हारे रडार के बाहर ना चले जाए इसलिए पूछ रहा हूं, बराबर है क्या? ठीक है चलिए जीवन पे आगे बढ़े फटाफट। हाँ जी वापस रिपीट करते हैं। कितने सेक्शन अपन ने पढ़ लिया? सेक्शन नंबर 379 पढ़ लिया और बस वही पढ़ लिया है। सेक्शन 379 का सब सेक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। अब तुमको समझ में एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट क्यों बोला? क्योंकि भाई साहब ये चैप्टर के प्रोविजन तो लगते हैं, साथ में क्या बोला? अदर प्रोविजन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो सिर्फ चैप्टर बोलते तो अंदर के प्रोविजन गड़बड़ हो जाते। टाइटल में तो लिख रहा है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, तो उसने रहा क्या किया? एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, ब्रॉडर टर्म यूज किया ताकि भाई ये भी कवर हो जाए और अदर प्रोविजन भी कवर हो जाए। साथ हो एवरीबॉडी? चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 379 सबसेक्शन नंबर 1 कहता है सेक्शन 380 से लेकर सेक्शन 386, सेक्शन 380 से लेकर सेक्शन 386 अप्लाई करेगा सारे के सारे फॉरेन कंपनी में। 387 से लेकर 391 तक फॉरेन कंपनी को भी लगेगा और साथ साथ में कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को भी लगेगा। और सेक्शन नंबर 392 से लेकर जो 393 है अगेन एक सारी की सारी किस पे लगेगा? फॉरेन कंपनी पे लगेगा। बराबर है क्या? एवरीबॉडी आर विद मी? चलिए बढ़ो मैं जीवन पे आगे। एक बहुत बुद्धिजीव का डाउट है, ठीक है लास्ट बार ही देख रहा हूं क्योंकि बहुत बुद्धिजीव बैठते हैं ऑनलाइन में, सामने भी बैठते हैं पूछते नहीं है। ठीक है मतलब फॉरेन कंपनी पे बाकी के प्रोविजन नहीं लगेंगे, ये सवाल है। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 जब पढ़ा था और मैंने कंपनी, फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का डिफरेंस पढ़ाया था, वो कहां गया बेटा? आपसे भी सवाल है कि फॉरेन कंपनी में बाकी चैप्टर के प्रोविजन लगेंगे? क्यों लगेंगे? वो क्या कंपनी है? द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी एंड कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये बुद्धिजीव एवरीबॉडी। हां चलिए ये था 379 सबसेक्शन नंबर 1 और मैंने कंपनी, फॉरेन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का डिफरेंस पढ़ाया था, वो कहां गया बेटा? आपसे भी सवाल है कि फॉरेन कंपनी में बाकी चैप्टर के प्रोविजन लगेंगे? क्यों लगेंगे? वो क्या कंपनी है? द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी एंड कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये बुद्धिजीव
एवरीबॉडी? हाँ चलिए, ये था 379 सबसेक्शन नंबर 1। 379 सबसेक्शन नंबर 2, अरे 379 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है वेयर नॉट लेस देन, वेयर 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे इक्विटी चाहे प्रेफरेंस, चाहे इक्विटी चाहे पार्टली, चाहे रुकना, ऑफ अ फॉरेन कंपनी, ऑफ अ इज हेल्ड बाय इज वन और मोर सिटीजंस ऑफ इंडिया और एंड कंपनीज और बॉडीज कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, चाहे सिंगली चाहे एग्रीगेट, एवरीबॉडी, सच फॉरेन कंपनी सच shall comply the provision of this chapter and such other provision of this act as may be prescribed with regard to its business carried on in India as if it were a company incorporated in India। अभी जो वर्ड है as if it were a company incorporated in India, ये काहे के लिए बोला कि बोले भाई ये वाले प्रोविजन का चैप्टर और अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज में भी, तो भैया ये वाला चैप्टर तो स्पेसिफिकली फॉरेन कंपनी के लिए बना है। अब कह रहा है आप इसके अलावा भी कोई चैप्टर के कोई प्रोविजन लगाओगे क्योंकि लिखा है सच अदर प्रोविजन एज में भी प्रिस्क्राइब। तो आपने तो अभी बोला सेक्शन नंबर 220 के अंदर की कंपनी में लगता है, तो तुम फॉरेन पे क्यों लगा रहे हो? जाग रहा है भाई, चैप्टर नंबर तुम ये वाला क्लियरली बना दिया और इस चैप्टर नंबर के सेक्शन 379 के 2 में बोल दिया कि भाई 50% तक फॉरेन कंपनी में रहेगा तो लगेगा। तुम अदर प्रोविजन क्यों बोल रहे हो? इस चैप्टर तक तो सीमित था क्योंकि ये चैप्टर तो इसी के लिए बना है। अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज में भी प्रिस्क्राइब भी बोल रहे हो और फिर तुम बोल रहे हो अदर प्रोविजन तो कंपनी के ऊपर लगता है। तो बोले टेंशन मत ले, मान लेना एज इफ इट वेयर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। डिमिंग प्रोविजन है, क्या है? डिमिंग। किसी उतने सेक्शन के लिए जो सीधी प्रिस्क्राइब करेगी ना, मन पे मत लेना बोला उन्होंने बोला मान लेना एज इफ ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है और उतने अलग अलग प्रोविजन कर लेना। तो जो वर्ड लिखा ना एज इफ इट वेयर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इज नॉट दैट फॉर द चैप्टर ऑफ चैप्टर वाइज, वो जो अदर प्रोविजन के लिए उसके लिए बोल रहा है। समझ रहे हो? पक्का है? मजे है थोड़ा बराबर। सो एज इफ इट वेयर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, समझ में आई बात? तो वो जो अदर प्रोविजन के लिए उसके लिए मान लेना एज इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, इसके लिए इसके ऊपर वो अदर प्रोविजन लगा रहे हैं जो सीजी ने प्रिस्क्राइब किया है। पक्का? ये था सेक्शन नंबर 379। आइए लिख लीजिए साथ में मेरे। ये प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं लिखियो क्या? हाँ है जगह तुम्हारे पास उधर? हाँ तो लिख लो, मेरे पास नहीं जगह इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं। एवरीबॉडी आर विद मी? चलिए बच्चा सिंगली और एग्रीगेट का मतलब पूछ रहा है। माय गॉड भाई, सिंगली और एग्रीगेट का मतलब 4-5 इंडियन सिटीजन लोग भी रखे हुए हैं और कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट भी रखा हुआ है, या तो कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अकेले रखे हुए हैं या इंडिविजुअल, मतलब मिला के किसी एक के पास हो, अनेक के पास हो, 50 तक का भारत के लोगों के पास होना मांगता मत दीजिए। Provision of chapter 22 and such other provision of this act. क्या हो गया भाई? एक बुद्धिजीवी और आ रहा है स्पैम करते हुए। एप्पल गूगल इन लोगों पर लगेगा क्या? अगर हाँ तो इनके पास तो 50% नहीं है तो इनके पे नहीं लगेगा। बड़ी सीधी सी बात है भाई। मतलब तूने देखा एप्पल के स्टोर के बाहर उसकी कंपनी का नाम, उसके कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन का नाम क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि 50% हमारे पास नहीं है। तो समझ रहे 50% भारतीयों के पास होना मतलब बाप रे गजब टोपीबाज है। बड़े जीवन में आगे एवरीबॉडी, क्या सेक्शन 379 आपके नसों पे बैठ गया समय मानू? लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 380। साथों यहां तक की चीजें क्लियर है? चलिए मेरा एक सवाल है। जो सवाल क्या है मतलब यहां पे ही आप देख सकते हो। एवरीबॉडी आर विद मी? एक कंपनी है इमार कंपनी एलएलसी, दुबई में इनकॉर्पोरेट हुई है। इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? इंडिया पे। 26% हिंदुजा कंपनी रखी हुई है, इंडियन कंपनी है। वैशाली कंपनी लिमिटेड 25% रखी, कितना हो गया? 51। रिमेनिंग जो है सिटीजंस ऑफ कौन रखा हुआ है? दुबई। कौन रखा हुआ है? दुबई। तो कहता है कि जो इमार एलएलसी है विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 22 एज नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर। अच्छा हां बराबर है। और आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद रिगार्ड टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय एज इफ इट वेयर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन। तो तुम देखे अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के लिए लाइन लिखी है एज इफ इट वेयर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, क्योंकि ये वाला चैप्टर तो उनके लिए बना है। तो फिर तुम बाकी कैसे लगा रहे हो? क्योंकि बाकी तो तुमने बोला था कंपनी में लगता है सेक्शन 1 सबसेक्शन नंबर 4 पे। तो बोले मन पे मत ले, मान लेना एज इफ इट वेयर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। साथ में हो, यहां तक की चीजें क्लियर है। यहां पे मान लो ऐसे लिख देता कि 26% किसके पास है? हिंदुजा के पास। 20% किसके पास है? वैशाली के पास। टोटल कितना हो गया? 46। और कहता है 5% जो है इंडियन सिटीजन के पास है। चलता क्या? किसके पास है? हिंदुजा के पास। 20% किसके पास है? दुबई। कौन रखा हुआ है? दुबई। तो कहता है कि जो इमार एलएलसी है विल
एलएलसी दुबई पे इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है? इंडिया पे। 26% हिंदुजा कंपनी रखी हुई है, इंडियन कंपनी है। वैशाली कंपनी लिमिटेड 25% रखी, कितना हो गया? 51 रिमेनिंग जो है सिटीजंस ऑफ कौन रखा हुआ है? दुबई। कौन रखा हुआ है? दुबई। तो कहता है कि जो इमार एलएलसी है विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 22 एज नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर। अच्छा हां बराबर है। और आल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद रिगार्ड टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय एज इफ इट वेयर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन। तो तुम देखे अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के लिए लाइन लिखी एज इफ इट वेयर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, क्योंकि ये वाला चैप्टर तो उनके लिए बना है। तो फिर तुम बाकी कैसे लगा रहे हो? क्योंकि बाकी तो तुमने बोला था कंपनी में लगता है सेक्शन 1 सबसेक्शन नंबर 4 पे। तो बोले मन पे मत ले, मान लेना एज इफ इट वेयर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। साथ में हो, यहां तक की चीजें क्लियर है। यहां पे मान लो ऐसे लिख देता कि 26% किसके पास है? हिंदुजा के पास। 20% किसके पास है? वैशाली के पास। टोटल कितना हो गया? 46। और कहता है 5% जो है इंडियन सिटीजन के पास है। चलता क्या? दौड़ता। क्या करता? दौड़ता। साथ हो, लेट्स बिगिन विद सेक्शन नंबर 380। साथ हो, लेट्स बिगिन विद सेक्शन नंबर 380। विष्णु क्या हो गया बेटा, इतना क्यों किक कर रहा है? हां ठीक है भाई, सुनो सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 380। बुक्स बंद, बुक्स बंद। सेक्शन 380, कम ऑन एवरीबॉडी विद मी। डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड बाय फॉरेन कंपनी। डॉक्यूमेंट्स और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको डिलीवर करनी है, किसको? फॉरेन कंपनी को। साथ में एवरीबॉडी शुरुआत कर रहा हूं लैंग्वेज की। लैंग्वेज तभी आएगी जब शब्द आएंगे। क्या आएंगे? शब्द। ऐसे चार्ट बना देता तो तुम भाषा नहीं कर पाते, लिख पाते। बराबर है, पहले भाषा बोलना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसके बाद ये चार्ट से पढ़ना पड़ेगा। तो याद आएगा कि वेयर से शुरू करना है, नॉट लेस देन 50% से। साथ हो, अब चलते हैं सेक्शन नंबर 380 में। कहां चलते? 3 एवरी फॉरेन कंपनी shall every foreign company within 30 days from the date of establishment of place of business in India. Every foreign company shall within 30 days from the date of establishment of place of business in India. Are you with me? फाइल करेगी। क्या करेगी? किसके पास? आरओसी के पास। किसके पास? आरओसी के पास। क्या फाइल करेगी? आरओसी के पास क्या करेगी? फाइल फॉर रजिस्ट्रेशन। फाइल करेगी डॉक्यूमेंट्स। फाइल करेगी डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इन फॉर्म नंबर FC1। इन फॉर्म नंबर FC1 यानी कि देसी भाषा पे सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया से 30 दिन के अंदर हर फॉरेन कंपनी को आरओसी को FC1 के अंदर फलाने डॉक्यूमेंट देने हैं। एवरीबॉडी, सवाल क्या आता है? सर आरओसी कौन सा? आरओसी कौन सा? जैसे मान लो गुजरात में प्लेस ऑफ बिजनेस चल रहा है, अहमदाबाद वाले को दे देंगे। महाराष्ट्र में कर रहे हैं तो पुणे वाले को दे देंगे, पुणे में। मुंबई में कर रहे तो मुंबई वाले आरओसी को कर देंगे, हाँ कि ना? और अगर हाँ गुजरात का किधर? अहमदाबाद है ना गुजरात का आरओसी। हाँ, छत्तीसगढ़ में कर रहे तो बिलासपुर आरओसी को दे देंगे। रायपुर में नहीं, बिलासपुर में, हमारे गांव में। हाँ बराबर है। हाँ तो पॉइंट ये है, ऐसे करेंगे। ऐसे कैसे कर देंगे? कंपनी वहां की है क्या? कंपनी वहां की है, आरओसी न्यू दिल्ली। आरओसी न्यू दिल्ली। आर यू विद मी? और मजे की बात बताऊं, इस सेक्शन के बाद बताऊंगा। किसके पास करोगे? आरओसी न्यू दिल्ली। क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो जहां कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसका आरओसी वही रहेगा। अगर सब्सिडरी कंपनी रहेगी तो कंपनी थोड़ी हो रही है भाई, प्लेस ऑफ बिजनेस स्टोर है, वो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट थोड़ी हो रही है कि तुम उस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में कौन सा आरओसी को दे देंगे। तो बोले आरओसी न्यू दिल्ली एक ही रहेगा। कौन? आरओसी न्यू दिल्ली। आर विद मी? वापस से बोलेंगे, एवरी फॉरेन कंपनी every foreign company shall within 30 days from the date of establishment of place of business in India file with ROC for registration following documents in form number FC1। एवरीबॉडी डॉक्यूमेंट बोलना शुरू कर रहा हूं। एवरीबॉडी साथ हो। क्लॉज नंबर ए। क्या बोल रहा हूं? क्लॉज नंबर चार्टर। क्या? चार्टर। दूसरा स्टैट्यूट। पहला क्या है? चार्टर। दूसरा क्या है? स्टैट्यूट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कितने डॉक्यूमेंट हुए? पहले 3 को बचा लो। पहले 3 को बचा लो। चार्टर क्या होता है? क्या होता है चार्टर? तो चार्टर का मतलब देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही होता है। क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ, हम लोग मेमोरेंडम बोलते हैं, यूके वाले भी मेमोरेंडम बोलते हैं, शायद यूएसए वाले भी मेमोरेंडम बोलते हैं, बट कई देश हैं जो मेमोरेंडम को बोलता है चार्टर। चार्टर मतलब जो कंपनी का संविधान बताता है। सर कंपनी का संविधान मतलब नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, कंपनी किस नाम पे बनी है, कहां बनी है, किस लिए बनी है, क्या काम करती है, दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। तो हम तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, बट बाहर दूर वाली कंपनीज को एमओए की जगह क्या बोलते हैं? चार्टर। हो सकता है ऐसा, तो उन्होंने चार्टर वर्ड भी डाल दिया, फिर बोला स्टैट्यूट। क्या बोला? स्टैट्यूट का मतलब कानूनी होता है, यहां पे भी और बाहर में भी। तो भाई साहब आप अगर यूके की कंपनी लॉ में बने हो तो यूके की कंपनी लॉ का डायरेक्ट भिजवाओ आरओसी को, हम पढ़ के समझेंगे तुम्हारा क्या हिसाब किताब रहता है। तो भाई चार्टर भी भिजवाओगे, स्टैट्यूट भी भेजोगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल भी भेजोगे, और चौथा क्या रहा है? चौथा स्टैट्यूट का मतलब कानूनी होता है, यहां पे भी और बाहर में भी। तो भाई साहब आप अगर यूके की कंपनी लॉ में बने हो तो यूके की कंपनी, तो हम तो उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, बट बाहर दूर वाली कंपनीज को एमओए की जगह क्या बोलते हैं? चार्टर। हो सकता है ऐसा, तो उन्होंने चार्टर वर्ड भी डाल दिया, फिर बोला स्टैट्यूट। क्या बोला? स्टैट्यूट का मतलब कानूनी होता है, यहां पे भी और बाहर में भी। तो भाई साहब आप अगर यूके की कंपनी लॉ में बने हो तो यूके की कंपनी लॉ का डायरेक्ट भिजवाओ आरओसी को, हम पढ़ के समझेंगे तुम्हारा क्या हिसाब किताब रहता है। तो भाई चार्टर भी भेजोगे, स्टैट्यूट भी भेजोगे, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल भी भेजोगे, और चौथा क्या रहा है? चौथा कहता है अदर डॉक्यूमेंट। क्या कहता है? अदर इंस्ट्रूमेंट। बोलो क्या बोलो? अदर इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट। अदर इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब भी होता है राइटिंग वाला डॉक्यूमेंट, लेकिन वर्ड इन्होंने क्या यूज किया? इंस्ट्रूमेंट। सो अदर इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग क्या? डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉरेन कंपनी। डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, यानी कि भाई और कोई डॉक्यूमेंट इसके अलावा जिससे तुम्हारी कंपनी के बारे में पता चले, चार्टर वाटर के अलावा कुछ और बोलते हो तो वो दो, लेकिन दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अदर डॉक्यूमेंट, अदर इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉरेन कंपनी। एवरीबॉडी आर विद मी? एंड इफ सच an instrument if is not in English language, is not in a certified translated copy in English language thereof। बराबर है। ये क्लॉज नंबर क्या है? ए, जो आपको देना है। ऐसे कितने क्लॉज है? एच तक है। कहां तक है? एच है कि जी तक है? एच तक है। एवरीबॉडी आर विद मी? तो कौन से फॉर्म में दे रहे हो आप ये? FC1। किस पे दे रहे हो? FC1। पहला क्या बोला? चार्टर। क्या बोला? दूसरा क्या बोला? स्टैट्यूट। तीसरा क्या बोला? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अदर इंस्ट्रूमेंट, अदर और डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉरेन कंपनी। इंग्लिश भाषा में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी इन इंग्लिश। इससे होगा क्या? जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट दोगे, हम पढ़ेंगे हाँ भाई जर्मनी की कंपनी है, ये काम करती है, उसके बारे से हमको पता लगेगा कि क्या काम करती है, कौन डायरेक्टर है, सो ऑन। कौन सा क्लॉज था ये? ए। चलते हैं क्लॉज नंबर बी में। कहां चलते हैं? क्लॉज नंबर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ
एंड सेक्रेटरी, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन कंपनी, बराबर है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन कंपनी। मैंने गलती से क्लॉज नंबर सी बोल दिया है, अभी अपन चलते हैं क्लॉज नंबर बी में। फुल एड्रेस क्या बोला? फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी। तीन चीज बोला, कितनी चीज? तीन। पहली चीज तो बोला सारे डॉक्यूमेंट, फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी। तीसरा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन कंपनी, तुम्हारे डायरेक्टर और तुम्हारे सेक्रेटरी के बारे में बताओ कौन है, जानकारी ले रहे हैं सारी चीजें एवरीबॉडी। कितनी चीज हुई? तीन। पहला तो चार्टर हो गया, दूसरा बोला फुल एड्रेस, तीसरा आपने को क्या बोला? लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेन कंपनी। आर विद मी? फोर्थ में चलते हैं। कहां पे चलते हैं? फोर्थ यानी कि डी वाला क्लॉज। कौन सा वाला क्लॉज? डी। नेम्स क्या बोल रहा हूं? ऐसे बोलते हैं, नेम और नेम्स। क्या? नेम और ऑफ पर्सन और पर्संस, ऑफ पर्सन और रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन, वापस से बोला, नेम और नेम्स, नेम और ऑफ पर्सन और पर्संस रेसिडेंट इन इंडिया, ऑथराइज्ड, क्या? ऑथराइज्ड टू रिसीव द प्रोसेस नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व टू द फॉरेन कंपनी। भारत में वो कौन लोग हैं जो आपकी फॉरेन कंपनी के बिहाफ में आरओसी की तरफ से कोई नोटिस, कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रोसेस रिसीव करके आप तक पहुंचा देंगे? आर गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा क्लॉज था? डी। कौन सा क्लॉज है? डी। नेम और नेम्स ऑफ पर्सन और पर्संस रेसिडेंट इन इंडिया, ऑथराइज्ड टू रिसीव प्रोसेस नोटिस अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन द फॉरेन कंपनी। तो ए में सर बेसिक डॉक्यूमेंट, बी के अंदर फुल एड्रेस, सी के अंदर डायरेक्टर और सेक्रेटरी के बारे में, डी के अंदर भारत में ऑथराइज्ड पर्सन कौन है जो आपके बिहाफ में क्या ले सकते हैं? डॉक्यूमेंट। ई में चलते हैं, कहां चलते हैं? ई में फुल एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फुल एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि तुम बी वाले पॉइंट में तो फुल एड्रेस फॉरेन कंपनी का बताते थे, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया का फुल एड्रेस किसमें बताओगे? क्लॉज नंबर ई। क्लॉज नंबर एफ, क्लॉज नंबर लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, लिस्ट ऑफ ओपन और क्लोज्ड ड्यूरिंग अर्लियर ओकेजन। इसके पहले भी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस कभी खोले और बंद किए हो तो भी बता दो। लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन और क्लोज, तो देखो लिखता है पर्टिकुलर्स, क्या लिखता है? पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर ओकेजन और ओकेजन। साथ हो क्लॉज नंबर जी में चलते हैं। किसमें चलते? क्लॉज नंबर जी, डिक्लेरेशन। क्या बोल रहा हूं? डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द ऑथराइज्ड, नन ऑफ द पर्संस रेसिडेंट इन इंडिया, लिखता है देखो डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर्स और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया ना तो कभी कन्विक्ट हुए, ना तो कभी क्या हुए? डिबार फॉर फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंड मैनेजमेंट इन इंडिया और अब्रॉड। यानी कि जो भी डायरेक्टर्स हमने नाम बताया ना आपको और जो भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है ना तो कभी कन्विक्ट हुए, ना तो कभी डिबार हुए। ठीक है सर। एंड लास्ट आता है, क्या आता है? लास्ट आने के पहले तुम जी वाला पॉइंट बोलोगे, डिक्लेरेशन। क्या बोलोगे? None of the directors, none of the or authorized representative in India shall have ever been convicted or debarred management से और formation of company ना तो इंडिया ना तो अब्रॉड। अब आप ध्यान देंगे तो ये वाला डिक्लेरेशन इनकॉर्पोरेशन के वक्त आप देते हो INC 9 पे, कुछ याद आ रहा है? वो सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन देते हैं। पिछले 5 सालों में हम किसी भी कंपनी के फ्रॉड, मिसबिहेवियर ये सब में, प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट में पकड़ाए नहीं है। सेम चीज ये लोग बता रहे हैं कि हमारे यहाँ का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टर ना तो कभी डिबार हुआ है, ना तो कभी कन्विक्ट हुआ है किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ना तो किसी कंपनी को मैनेज करने के लिए, ना तो इंडिया में ना तो इंडिया के बाहर। लास्ट वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट? लास्ट वाला पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट अपने को कहता है, आर यू विद मी? हो सकता है आप बाहर की कंपनी हो और म्यूचुअल फंड की सेवाएं देना चाहते हो, कहां पे? इंडिया में। तो सेबी आपको रेगुलेट करेगा और सेबी रेगुलेट करेगा तो सेक्टोरल रेगुलेटर की भी क्या लगेगी? अप्रूवल। तो कहता है ये जो सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हो FC1 के अंदर, तो कहता है एप्लीकेशन, कहता है एप्लीकेशन शैल आल्सो बी सपोर्टेड। अटेस्टेड कॉपी रहेगी किसकी? आरबीआई की या तो अदर रेगुलेटर। अदर रेगुलेटर में कौन आ गया? सेबी। ठीक है। या तो आप ऐसी कोई कंपनी नहीं हो तो एक डिक्लेरेशन फ्रॉम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव की ऐसी कोई अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेबी या आरबीआई के द्वारा हमको अप्रूवल लेना पड़े ऐसा कोई हम धंधा कर नहीं रहे, तो हमको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। टोटल कितने क्लॉज हैं? ए से लेके एच। पहले आप सिर्फ डॉट पॉइंट बोलना ताकि आपको लिंक मिले, उसके बाद अंदर की चीजें बोलना। पहला है ए में बेसिक डॉक्यूमेंट। क्या है मैडम? आप बिल्कुल रिवाइज नहीं करते हो और आप इसे पूछूंगा, मैं बता रहा हूं। मैं पिछले 15 मिनट से देख रहा हूं आप और पीछे बैठे वाले कुछ बच्चे, फिर क्लास पे याद नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो समझ में नहीं आएगा। क्लास नंबर क्या चल रहा है? ए। क्या है? बेसिक डॉक्यूमेंट। क्या है? बेसिक डॉक्यूमेंट। बी में है फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। सी के अंदर अपने को कहता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, ये फॉरेन कंपनी का है। डी के अंदर कहता है इंडिया के लोगों का नाम बताओ, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। ई के अंदर कहता है इंडिया वाला एड्रेस। एफ वाला अपने को कहता है प्लेस ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन और क्लोज इन अर्लियर ओकेशन। ये क्या था? एफ। जी में कहता है डिक्लेरेशन कि डायरेक्टर और आपके रिप्रेजेंटेटिव की बाहर नहीं है, और एच के अंदर कहता है सेक्टोरल रेगुलेटर की अप्रूवल, और साथ साथ में कहता है आपका अगर कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो क्या दोगे? डिक्लेरेशन। बराबर। तो अभी मैं वापस से आपके सामने रख रहा हूं। ए वाले पॉइंट में क्या है बोल रहा है? बोलो बेसिक डॉक्यूमेंट। क्या है? बेसिक डॉक्यूमेंट। बी वाले में क्या बोल रहा है? एड्रेस। क्या बोल रहा है? एड्रेस किसका? फॉरेन कंपनी का। सी में बोल रहा है डायरेक्टर और सेक्रेटरी के बारे से। डी में बोल रहा है बोलो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। कौन है? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। ई के अंदर बोल रहा है फुल एड्रेस। फुल एड्रेस कहां वाला? इंडिया वाला। साथ में हो। एफ के अंदर क्या बोल रहा है ना? प्रीवियस ओकेशन। क्या बोल रहा है? प्रीवियस ओकेशन। जी में क्या बोल रहा है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किसके लिए? डायरेक्टर्स के लिए और रिप्रेजेंटेटिव के लिए। एच के लिए बोल रहा है सेक्टोरल रेगुलेटर की क्या? अप्रूवल। और कहता है या तो सेक्टोरल रेगुलेटर की अप्रूवल नहीं तो डिक्लेरेशन दे दो कि कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और ये डिक्लेरेशन देने वाला व्यक्ति कौन रहेगा? डिक्लेरेशन फ्रॉम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव दैट नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। एमसीक्यू में पूछेगा कि बताओ कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। बराबर है। तो आप बैठे रहना, हाँ, क्योंकि रिवीजन तो हुआ नहीं था। बराबर है। रिवीजन रहेगा तब याद आएगा ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं देने। उसमें जानबूझ के चार्टर और इधर उधर के डॉक्यूमेंट जानबूझ के घुसाएगा, किसमें कंफ्यूज कर दो इनको। बराबर है। इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछता है, क्या करता है? कुछ भी। चलिए वापस रिपीट करेंगे। क्लॉज नंबर क्या है? ए। क्लॉज नंबर ए कहता है बेसिक डॉक्यूमेंट। क्लॉज नंबर बी क्या है? एड्रेस ऑफ फॉरेन कंपनी, डायरेक्टर और सेक्रेटरी के बारे से, फिर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, फिर फुल एड्रेस इंडिया का, प्रीवियस ओकेशन में ओपनिंग क्लोजिंग, डिक्लेरेशन क्या कि कोई डायरेक्टर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिबार नहीं है, सेक्टोरल रेगुलेटर की अप्रूवल और डिक्लेरेशन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब पूरा का पूरा सबसेक्शन नंबर 1 दोहराएंगे पूरे डिटेल डॉक्यूमेंट के साथ। साथ हो सबसे पहला आ रहा है एवरी फॉरेन कंपनी, एवरी शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टैब्लिशिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फाइल विद आरओसी न्यू दिल्ली फॉर रजिस्ट्रेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन फॉर्म नंबर FC1। एवरीबॉडी। पहला चार्टर, पहला क्या है? दूसरा स्टैट्यूट्स, तीसरा MOA एंड AOA ऑफ द कंपनी, अदर इंस्ट्रूमेंट, अदर or document defining the constitution of the company and if such a document is not in English language, certified translation in English language। बराबर है। ट्रांसलेशन से मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्या चाहिए? सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। साथ हो ये हो गया क्लॉज नंबर ए। क्लॉज नंबर बी फुल एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फुल एड्रेस ऑफ द और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी।
Clause number C. Clause number list of directors and secretary of the foreign company. Clause number D. Names or names of person or person resident in authorized to receive process notice other document required to be served to foreign company. कौन सा clause था? Clause number E. Full address of the place of business in India. Clause number F. Particulars of opening and closing of place of business in earlier occasion. इसके पहले भी कभी आके गए हो तो बता दो. Clause number G. Declaration that none of the directors or authorized representative have ever been debarred और कन्विक्टेड फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ कंपनी. क्लॉज नंबर क्या आता है? एच, कि कहता है ये एप्लीकेशन ये along with attested copy रहेगा सेक्टोरल रेगुलेटर की अप्रूवल से, and if the approval is not required, declaration by the authorized representative that no approval is required. पक्का घर पे याद करोगे तो 40 मिनट चले जाएगा एक एक चीज बोलने में. जब मैं बोलता हूं यहां पे बोलो तो बोला करो, बराबर है. आई कैन सी फ्यू फेसेस जो नींद में चले जा रहे हैं इसको बोलते बोलते, जो कंटा रहे हैं इसको बोलते बोलते कि चलो आगे बढ़ते हैं करके. अभी नहीं समझ में आएगा, कब समझ में आएगा? आगे. देयर मे बी सम फ्यू पीपल इन ऑनलाइन एज वेल जो रिकॉर्डेड में शायद इसको आगे बढ़ा देंगे, बराबर है क्या? जितना समय मैंने अभी लगाया है ना उससे डबल लगेगा घर पर रिवीजन करने के लिए, लेकिन अब नहीं लगेगा. जिन्हें जिन्हें बोला है मैं तो आगे भी रिवीजन कराऊंगा. तो जो लेथार्जिक एटीट्यूड में बैठते हैं ना, अपने दोस्त बनो, अपने दुश्मन मत बनो. जब मैं बोलता हूं ना तो साथ में एफर्ट लगाया करो. क्लास में कंफर्ट में बैठने नहीं आए हो, क्लास में तुम रिवीजन करने आए हो. ये रिवीजन मल्टीपल टाइम तुमको काम आएगा. 1.5 दिन में वहां पे पूरी चीज रिवाइज करने के लिए औकात चाहिए इतनी रिवीजन की. तब 1.5 दिन में वहां पे पन्ने जब तुम पलटाते हो तो तुम्हारे दिमाग में याद आएगा, क्योंकि पहले से तुमने घस घस के चमका के रखा हुआ है उसको, तो वापस से धूल निकलेगी वहां से, बराबर है. तो बिल्कुल क्लास में कंफर्टेबल बैठे रहोगे. कुछ होने जाने वाला मेरे को कुछ नहीं है. मैं नोट्स में सट मार्क कराता आगे निकल जाता. क्या पढ़ाऊंगा उसके अंदर? ये तो सारे डॉक्यूमेंट बताने, उसमें कुछ समझाने जैसा है. बट तुमको अगर पूछ लेगा कि भाई बताओ व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करने से, किसको देते हैं, किस फॉर्म में देते हैं, क्या डॉक्यूमेंट देते हैं, कहां से बताओगे, कौन से फॉर्म में देते हैं, कहां से बताओगे? यहां से बताओगे. यहां पे तभी आएगा जब क्या करोगे? रिवीजन, बराबर है. पहले ही बता चुका हूं 50 मार्क्स की औकात रखते हैं पीछे के 5 चैप्टर. तुम्हारी जगह मैं रहता मैं खूंखार हो गया रहता कि 50 तो नहीं जाने दूंगा अब तक. तो जो किया वही है. अंदर से सीरियसनेस होगी तो होगा ना. कोई सारी चीजें भूल जाते हैं अपन, आए काहे के लिए, पर्पस ही भूल गए अपन, तो वो एटीट्यूड आने लग जाता है, बराबर है क्या? वो एटीट्यूड नहीं आएगा जब अंदर से आग जलती रहेगी, बराबर है. जला मत लेना साथ में, उसको मूर्खता बोलते हैं. वो आग को बैलेंस करना आना चाहिए. समझ में आ रही बात? चलिए सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 380 सब सेक्शन नंबर 1. सेक्शन 380 का सब सेक्शन नंबर 2 ट्रांजिशन प्रोविजन है तो इग्नोर कर देना. यानी कि जब ये 2014 में प्रोविजन आए थे तो जब तक कोई फॉरेन कंपनी तब तक करेंगे, जान दो. चलते हैं सेक्शन 380 सब सेक्शन नंबर 3. साथ में हो सेक्शन 380 सब सेक्शन नंबर 3. एवरीबॉडी आर विद मी? कहता है वेयर एनी अल्टरेशन इज मेड, वेयर एनी or incurred, where any alteration is made or incurred in the document filed with ROC under subsection number 1. Everybody, the foreign company within 30 days from such alteration shall file a particulars of alteration with ROC in form number FC2. Everybody are with me? यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपसे ए से लेके जी तक दिए हैं, सेक्टोरल रेगुलेटर में कोई चेंज आएगा नहीं. ए से लेके जी तक आपने जितने भी डॉक्यूमेंट दिए हैं इसमें कोई भी बदलाव आता है. सर क्या बदलाव? सर कंपनी ने अपने एमओए में ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, हमारे पास पुराना वाला है. फॉरेन कंपनी ने अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, बताना पड़ेगा. सर आपने प्लेस ऑफ बिजनेस फॉरेन कंपनी का चेंज कर दिया, बताना पड़ेगा. सर इंडिया का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बदल गया, बताना पड़ेगा. सर इंडिया की प्लेस ऑफ बिजनेस बदल गई है, बताना पड़ेगा. सर डायरेक्टर और सेक्रेटरी डिबार हो गए हैं सर, बताना पड़ेगा. सो वेयर एनी अल्टरेशन इज मेड, कम ऑन एवरीबॉडी, वेयर एनी अल्टरेशन इज मेड और इनकर्ड इन द डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी अंडर सबसेक्शन नंबर 1, द फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ सच अल्टरेशन फाइल अ पर्टिकुलर्स ऑफ अल्टरेशन इन फॉर्म नंबर FC2 विद आरओसी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन. वो रजिस्टर कर लेगा ये चेंज हुए हैं. आर विद मी? सेक्शन 381 हुआ, ये ट्रांजिशन वाला है. 383 हुआ. आते हैं किस पे? रूल्स में. किस पे आते हैं? रूल्स कहता है एज पर द कंपनीज, एज पर द कंपनीज ब्रैकेट में रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स 2014 फेयर फॉरेन कंपनी वेयर has closed its place of business in India, where foreign company has closed its place of business in India. Everybody, such foreign company inform the ROC of the fact, कि हमने place of business क्या कर दिया? बंद. उस दिन से कोई डॉक्यूमेंट ROC को भेजने की जरूरत नहीं है कि भाई अब चेंज हो गया. चेंज हो गया तो क्या हो गया? तुमने तो छोड़ दिया ना, बराबर है. प्रोवाइडेड क्या? such foreign company has no other place of business in India. अगर भाई कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो बताना पड़े. एप्पल है, क्या है? एप्पल को जान दो. एक चिंगपोंग करके कंपनियां हैं, उसका 50% इंडिया के लोगों ने ले रखा है. वो एक हैदराबाद में प्लेस ऑफ बिजनेस डाला, बताना पड़ेगा. मुंबई में डाला, बताना पड़ेगा. पुणे में डाला, बताना पड़ेगा. जितनी बार प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा बताना पड़ेगा, ताकि हर प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या रहे नजर. अब आपने एक क्लोज किया, बाकी तो दो है ना भाई, तो उसके लिए तो देना पड़ेगा. अब एक ही थी, वही बंद कर दिया, तो अब किसके लिए बताओगे कि फॉरेन कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज हो गया? काहे बता रहे हो जब तुम्हारा धंधा इंडिया में नहीं रहा? आर विद मी लेडीज एंड जेंटलमैन? जब इंडिया में धंधा ही नहीं रहा तुम फॉरेन कंपनी से नहीं हो. अब तुम सिर्फ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और तुम्हारा 100% भी हमारे पास रहेगा तो भी चेक करने लगेगा क्योंकि तुम फॉरेन नहीं हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का की बच्चा पक्का. चलिए आइए एक बार देखेंगे रूल्स. देखेंगे क्या देखेंगे? रूल्स. इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन, इट शैल फोर्थविथ गिव नोटिस ऑफ द फैक्ट टू द रजिस्ट्रार एंड उस डेट से ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार शैल सीज प्रोवाइडेड इट हैज नो अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. साथ हो. एंड दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 380. एक टाइम पास वाली चीजें बस आपको बताना चाहता हूं. पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी. तुम जो सोच सकते हो ना डायरेक्टर और सेक्रेटरी की वो बातें इधर लिखिए. उसका नाम, उसका सरनेम, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी नेशनलिटी, उसकी ईमेल आईडी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका पैन कार्ड, वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर है तो दिन. जितना सोच सकते हो उस डायरेक्टर के बारे में वो पर्टिकुलर्स मैं पढ़ाता हूं, बराबर है. तो टाइम पास है. पर्सनल नाम बताने बोल रहा है. क्या पर्सनल नाम? वो होता है ना टीटू पीटू चिंटू, ये नहीं बताना है. पर्सनल नाम एंड सरनेम इन फुल. कोई फॉर्मर नेम से जाना चाहता था, फादर का नाम, मदर का नाम, बीवी का नाम, हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेशनलिटी. और कहता है अगर इफ द प्रेजेंट नेशनलिटी इज नॉट द नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां साला पैदा हुआ है जो ओरिजिन है वो नहीं है, तो उसके अलावा पासपोर्ट नंबर. और उसके पास अगर 2 पासपोर्ट है तो दोनों पासपोर्ट की क्या देना है? डिटेल. एक बच्चा कह रहा है गर्लफ्रेंड का भी नाम बताना है. क्या? हाँ fair foreign company where has closed its place of business in India, where foreign company has closed its place of business in India. Everybody, such foreign company
सच फॉरेन कंपनी इन्फॉर्म द आरओसी ऑफ द फैक्ट, इन्फॉर्म द आरओसी ऑफ द फैक्ट कि हमने प्लेस ऑफ बिजनेस क्या कर दिया, बंद। उस दिन से उस कोई डॉक्यूमेंट आरओसी को भेजने की जरूरत नहीं है कि भाई अब चेंज हो गया, चेंज हो गया तो क्या हो गया, तुमने तो छोड़ दिया ना, बराबर है। प्रोवाइडेड क्या, सच फॉरेन कंपनी हैज नो अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अगर भाई कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो बताना पड़े। एप्पल है, क्या है, एप्पल को जान दो, एक चिंगपोंग करके कंपनी है, उसका 50% इंडिया के लोगों ने ले रखा है, वो एक हैदराबाद में प्लेस ऑफ बिजनेस डाला, बताना पड़ेगा, मुंबई में डाला, बताना पड़ेगा, पुणे में डाला, बताना पड़ेगा, जितनी बार प्लेस ऑफ बिजनेस आएगा बताना पड़ेगा, ताकि हर प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या रहे नजर। अब आपने एक क्लोज किया, बाकी तो दो है ना भाई, तो उसके लिए तो देना पड़ेगा। अब एक ही थी, वही बंद कर दिया, तो आप किसके लिए बताओगे कि फॉरेन कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज हो गया? काहे बता रहे हो जब तुम्हारा धंधा इंडिया में नहीं रहा? आर यू विथ मी लेडीज एंड जेंटलमैन? जब इंडिया में धंधा ही नहीं रहा, तुम फॉरेन कंपनी से नहीं हो। अब तुम सिर्फ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और तुम्हारा 100% भी हमारे पास रहेगा तो भी चैप्टर नहीं लगेगा क्योंकि तुम फॉरेन नहीं हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का पक्का की पक्का। चलिए आइए एक बार देखेंगे रूल्स, देखेंगे क्या देखेंगे रूल्स। इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन, इट शैल फोर्थविथ गिव नोटिस ऑफ द फैक्ट टू द रजिस्ट्रार एंड उस डेट से ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार शैल सीज प्रोवाइडेड इट हैज नो अदर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। साथ हो। एंड दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 380। एक टाइम पास वाली चीजें बस आपको बताना चाहता हूं, पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी। तुम जो सोच सकते हो ना डायरेक्टर और सेक्रेटरी की वो बातें इधर लिखी है, उसका नाम, उसका सरनेम, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी नेशनलिटी, उसकी ईमेल आईडी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका पैन कार्ड, वो किसी और कंपनी में डायरेक्टर है तो दिन, जितना सोच सकते हो उस डायरेक्टर के बारे में वो पर्टिकुलर्स मैं पढ़ाता हूं, बराबर है। तो टाइम पास है। पर्सनल नाम बताने बोल रहा है, क्या पर्सनल नाम, वो होता है ना टीटू पीटू चिंटू, ये नहीं बताना है, पर्सनल नाम एंड सरनेम इन फुल। कोई फॉर्मर नेम से जाना चाहता था, फादर का नाम, मदर का नाम, बीवी का नाम, हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेशनलिटी, और कहता है अगर इफ द प्रेजेंट नेशनलिटी इज नॉट द नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, मतलब जहां साला पैदा हुआ है जो ओरिजिन है वो नहीं है, तो उसके अलावा पासपोर्ट नंबर, और उसके पास अगर दो पासपोर्ट है तो दोनों पासपोर्ट की क्या देना है डिटेल। एक बच्चा कह रहा है गर्लफ्रेंड का भी नाम बताना है, क्या हाँ बता देना, ठीक है। इनकम टैक्स, पेन, ऑक्यूपेशन, डायरेक्टर कौन कौन सी कंपनी में बना हुआ है, मेंबरशिप नंबर तभी देना जब वो क्या है सेक्रेटरी, और ईमेल आईडी, अदर डायरेक्टरशिप और डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम। सब टाइम पास वाली चीजें, बराबर है क्या। चलिए रिपीट करें, जीवन में आगे बढ़ते हैं। कौन सा था सेक्शन नंबर 380? 379 से रिपीट करोगे क्या तुम? 380 से तो करो पहले। चलो सेक्शन नंबर 380। टोटल कितने सबसेक्शन है? 3। दूसरा वाला सबसेक्शन क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है, अब एब्सोल्यूट हो चुका है, उसका कोई लेना देना ऑब्सोलीट हो चुका है। क्या हो चुका है? हां बराबर, नहीं तो आ जाएगा एक बंदा मेरे को यहां पे करेक्ट करने। चलिए बात को ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 380 सबसेक्शन नंबर 1। हाँ, every foreign company shall within 30 days from the establishment of the place of business in India deliver to the registrar for registration following documents in form number FC1। पहला charter, statutes, MOA and AOA, other document or instrument defining the constitution of the foreign company, and if such document is not in English language, a certified translation in English language thereof। Everybody, clause number B, full address of the registered office or principal place of business of foreign company। तीसरा, list of directors and secretary of the foreign company। D वाला point, name or names of person or persons resident in India authorized to receive, process, notice, other document which is required to be served to foreign company। Clause number E, full address of the place of business in India। F वाला point, particulars of opening or closing of place of business in India in earlier occasion। Declaration, none of the directors or authorized representative have ever been convicted, debarred for formation management of the company। ना तो इंडिया में ना तो इंडिया के बाहर। सेक्टोरल रेगुलेटर का अप्रूवल अटेस्ट करके देना है एप्लीकेशन के साथ, लेकिन अप्रूवल की जरूरत नहीं है तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव का डिक्लेरेशन दैट नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। Section 380 subsection number 3, where any alteration made in the documents filed under section 380 subsection number 1, the foreign company shall within 30 days from the date of alteration file with ROC for registration particulars of alteration in form number FC2। where foreign company cease to have place of business in India, it shall forthwith deliver to the ROC notice and from such a date and from no obligation to deliver any document by foreign company provided such foreign company has no other place of business in India। पक्का पक्का। ये क्या था? सेक्शन 380। 379 हो चुका है, 380 हो चुका है। चलते हैं कहां पे? 381 पे। साथ हो। सेक्शन 381 किसकी बात करता है? अकाउंट्स की। किसकी बात करता है? अकाउंट्स किसका? फॉरेन कंपनी का। अकाउंट्स किसका? एमसीक्यू इस पे से आपको घुमा के पूछेगा, कौन से पॉइंट में मैं तुमको बताएगा। ध्यान से सुनना। बोलू, अकाउंट्स बनाने बोला है, कोई बड़ी बात नहीं है। 128 में इंडिया वाली कंपनी को भी बोला था, बराबर है। यहां पे डेट्स का खेल है। किसका खेल है? डेट्स का खेल है। ऑडिट कौन करेगा उसका खेल है, बराबर। डेट कहां से गिननी है, कौन से फॉर्म पे देना है। जैसे एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आप 137 पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 पे आप आरओसी को देते हो, एनुअल जनरल मीटिंग में अडॉप्ट होता है वहां से 30 दिन में, बराबर है। यहां का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे, और वो भी फाइनेंशियल ईयर हमारे हिसाब का नहीं, उनका फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है। एवरीबॉडी, घुमावदार पॉइंट है। हमारा जाता है एओसी 4 में, इनका जाता है एफसी 3 पे। हमारा एनुअल रिटर्न जाता है एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन में एमजीटी 7 पे, इनका एनुअल रिटर्न जाता है 60 दिन में फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो भी हमारा 31 मार्च नहीं, उनका। हमारा जाता है एमजीटी 7 में, बराबर है, उनका जाता है एफसी 4 पे। समझ पा रहे हो? हमारा जाता है हमारे वाले आरओसी को, इसका जाता है आरओसी न्यू दिल्ली। लिखा है डिफरेंस, फील कर पा रहे हो तुम? एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का पक्का। तो सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 381। सेक्शन 380 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। अकाउंट्स ऑफ एवरी फॉरेन कंपनी शेल, एवरी फॉरेन कंपनी इन एवरी कैलेंडर ईयर, इन एवरी। अब मुद्दा ये सर कैलेंडर ईयर क्यों? देयर आर एन नंबर ऑफ कंट्रीज जिनका फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है। एवरीबॉडी आर विद मी? तो यहां पे उनके फाइनेंशियल ईयर को सम्मान करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएसए वाले भी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर ही फॉलो करते हैं। सेक्शन 381 किसकी बात करता है? अकाउंट्स की। किसकी बात करता है? अकाउंट्स किसका? फॉरेन कंपनी का। अकाउंट्स किसका? एमसीक्यू इस पे से आपको घुमा के पूछेगा, कौन से पॉइंट में मैं तुमको बताएगा। ध्यान से सुनना। बोलू, अकाउंट्स बनाने बोला है, कोई बड़ी बात नहीं है। 128 में इंडिया वाली कंपनी को भी बोला था, बराबर है। यहां पे डेट्स का खेल है। किसका खेल है? डेट्स का खेल है। ऑडिट कौन करेगा उसका खेल है, बराबर। डेट कहां से गिननी है, कौन से फॉर्म पे देना है। जैसे एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आप 137 पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 पे आप आरओसी को देते हो, एनुअल जनरल मीटिंग में अडॉप्ट होता है वहां से 30 दिन में, बराबर है। यहां का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे, और वो भी फाइनेंशियल ईयर हमारे हिसाब का नहीं, उनका फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आप 137 पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 पे आप आरओसी को देते हो, एनुअल जनरल मीटिंग में अडॉप्ट होता है वहां से 30 दिन में, बराबर है। यहां का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे, और वो भी फाइनेंशियल ईयर हमारे हिसाब का नहीं, उनका फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है। एवरीबॉडी घुमावदार पॉइंट है, हमारा जाता है एओसी 4 में, इनका जाता है एफसी 3 पे। हमारा एनुअल रिटर्न जाता है एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन में एमजीटी 7 पे, इनका एनुअल रिटर्न जाता है 60 दिन में फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो भी हमारा 31 मार्च नहीं, उनका हमारा जाता है एमजीटी 7 में, बराबर है, उनका जाता है एफसी 4 पे। समझ पा रहे हो, हमारा जाता है हमारे वाले आरओसी को, इसका जाता है आरओसी न्यू दिल्ली। लिखा है रेफरेंस, फील कर पा रहे हो तुम? एवरीबॉडी विद मी? पक्का पक्का। तो सेक्शन नंबर क्या चल रहा है? 381, सेक्शन 380, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, अकाउंट्स ऑफ एवरी फॉरेन कंपनी शेल, एवरी फॉरेन कंपनी इन एवरी कैलेंडर ईयर, इन एवरी। अब मुद्दा ये सर कैलेंडर ईयर क्यों? देयर आर एन नंबर ऑफ कंट्रीज जिनका फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है। एवरीबॉडी आर विद मी? तो यहां पे उनके फाइनेंशियल ईयर को सम्मान करने के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएसए वाले भी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर ही फॉलो करते हैं, बराबर है। सो कहता है एवरी फॉरेन कंपनी, कहता है एवरी फॉरेन कंपनी इन एवरी फॉरेन कंपनी शेल, एवरी फॉरेन कंपनी इन एवरी कैलेंडर ईयर, इन एवरी। एमसीक्यू का पहला कि भाई फॉरेन कंपनी को बताओ कहां से 6 महीने गिनने, कैलेंडर ईयर से, क्वार्टरली ईयर से, इससे ईयर से। इंसान के दिमाग में फाइनेंशियल ईयर आएगा क्योंकि इतने सारे चैप्टर पढ़ के जाएगा। तो आपको याद रखना है सेक्शन 381 का सबसेक्शन नंबर 1 पहले ही बोल रहा है कि इनको जो अकाउंट्स बनाना है ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से बना रहे हैं। एवरी फॉरेन कंपनी शेल इन एवरी कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर में इनको बनाने बोल रहा है। अब बात को सुनना, तुम 128 से इसको लिंक करो। 128 में भी बोला कि हर कंपनी को प्रिपेयर करना और कीप करना है बुक्स ऑफ अकाउंट, रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। हमारे को बोल रहा है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए, उनको बोल रहा है हर कैलेंडर ईयर के लिए। सेम बात उनको भी बनाने बोल रहा है, जब बोलूंगा, लेकिन हमको बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर, उनको बोल रहा है कैलेंडर ईयर। साथ हो एवरीबॉडी। तो कहता है सेक्शन नंबर 381, कहता है सेक्शन 380 एवरी फॉरेन कंपनी शेल, एवरी फॉरेन कंपनी इन एवरी कैलेंडर ईयर, इन एवरी। एवरीबॉडी प्रिपेयर क्या करेगा? या मेक आउट करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेक आउट, वर्ड यही है, मेक आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। हमारे में पर्टिकुलर बोला था शेड्यूल नंबर 3 के हिसाब से, इनको बोल रहा है हम जैसा प्रिस्क्राइब करेंगे वैसा। आर विद मी? एवरी फॉरेन कंपनी शेल, एवरी फॉरेन कंपनी in every calendar year, in every make out करेगा profit and loss account and balance sheet containing such particular as may be prescribed। दूसरी बात क्या बोल रहा है? get its accounts audited, get its accounts audited by practicing chartered accountant in India। वापस से बोलना, get its pertaining, अरे रुको ना, get its account pertaining to its Indian business operation। फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट करने नहीं बोल रहा है, लिखता है get its accounts pertaining to its Indian business operation। ये जो इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के जितने भी तुम्हारे वही खाता बने हैं, इसको ऑडिट कराना practicing chartered accountant in India से, या तो फर्म और LLP of बिजनेस ऑपरेशन। फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट करने नहीं बोल रहा है, लिखता है गेट इट्स अकाउंट्स पर्टेनिंग टू इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। ये जो इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के जितने भी तुम्हारे वही खाता बने हैं, इसको ऑडिट कराना प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया से, या तो फर्म और एलएलपी ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। आर यू विद मी? कौन सा था ये? दूसरा। तीसरा, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 10, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड रूल्स देयर अंडर शैल एज फार एज पॉसिबल मुतातिस मुटेंडिस अप्लाई करेगा, मुतातिस मुटेंडिस अप्लाई करेगा। तीन बातें हो गई। पहला क्या बोला? मेक आउट करना है प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, गेट इट अकाउंट्स पर्टेनिंग टू इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। तीसरा, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 10 दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर एज फार एज पॉसिबल मुतातिस मुटेंडिस अप्लाई करेगा। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का पक्का। कितने डॉक्यूमेंट होगा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपने ऑडिट करा लिया, बराबर है। क्या कहता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप डिलीवर करोगे किसको? आरओसी को। किसको डिलीवर करोगे? आरओसी। तो देखो यहां पे लिखता है डिलीवर अ कॉपी ऑफ अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद मैं बताता हूं अलोंग विद क्या क्या है। साथ हो, पहला क्या बोल रहा हूं? पहला बोलता है अलोंग विद अ कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला बोलता है अलोंग विद अ कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पेरेंट कंपनी, पेरेंट फॉरेन कंपनी, पेरेंट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। पहला क्या किसके साथ अटैच करोगे? कॉपी ऑफ सीएफएल, पेरेंट फॉरेन सब्सिडी, पेरेंट फॉरेन कंपनी। सब्सिडी कहां से भाई? पेरेंट फॉरेन कंपनी। एवरीबॉडी, इससे क्या होगा? क्लैरिटी मिलेगी कि हां भाई कंसोलिडेटेड यानी कि यहां से कितना कमा रहे हो। Get its accounts audited by practicing chartered accountant in India। वापस से बोलना, get its pertaining, अरे रुको ना, get its account pertaining to its Indian business operation। फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट करने नहीं बोल रहा है, लिखता है get its accounts pertaining to its Indian business operation। ये जो इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के जितने भी तुम्हारे वही खाता बने हैं, इसको ऑडिट कराना प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया से, या तो फर्म और एलएलपी ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। आर विद मी? कौन सा था ये? दूसरा। तीसरा, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 10, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड रूल्स देयर अंडर शैल एज फार एज पॉसिबल मुतातिस मुटेंडिस अप्लाई करेगा, मुतातिस मुटेंडिस अप्लाई करेगा। तीन बातें हो गई। पहला क्या बोला? मेक आउट करना है प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, गेट इट अकाउंट्स पर्टेनिंग टू इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। तीसरा, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 10 दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर एज फार एज पॉसिबल मुतातिस मुटेंडिस अप्लाई करेगा। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का पक्का। कितने डॉक्यूमेंट होगा? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपने ऑडिट करा लिया, बराबर है। क्या कहता है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप डिलीवर करोगे किसको? आरओसी को। किसको डिलीवर करोगे? आरओसी। तो देखो यहां पे लिखता है डिलीवर अ कॉपी ऑफ अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद मैं बताता हूं अलोंग विद क्या क्या है। साथ हो, पहला क्या बोल रहा हूं? पहला बोलता है अलोंग विद अ कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला बोलता है अलोंग विद अ कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पेरेंट कंपनी, पेरेंट फॉरेन कंपनी, पेरेंट कंटेनिंग सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब। पहला क्या किसके साथ अटैच करोगे? कॉपी ऑफ सीएफएल, पेरेंट फॉरेन सब्सिडी, पेरेंट फॉरेन कंपनी। सब्सिडी कहां से भाई? पेरेंट फॉरेन कंपनी। एवरीबॉडी, इससे क्या होगा? क्लैरिटी मिलेगी कि हां भाई कंसोलिडेटेड यानी कि यहां से कितना कमा रहे हो, खुद कितना कमा रहे हैं, बराबर। यहां ज्यादा कमा रहे हो तो टैक्स पेमेंट करके ज्यादा टैक्स लेंगे,
समझ पा रहे हो? अरे सारी चीजें लोग डिसाइड कैसे करते हैं? डेटा आता कहां से? इनके ऊपर कानून बनाते हैं, इनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन लगाते हैं, इनसे डेटा लेते हैं, इनकी मारते हैं। बराबर है क्या? कहां से पता चलता है? डेटा पूरे रेगुलेटरी अथॉरिटी से पता चलता है। तो ये देखते रहेंगे कि भाई कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है करके। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का? तो भाई ये क्या था? कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ, अरे स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी, स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यानी कि आपने यहां पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस खोला हुआ है, आपका जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, यहां पे आपने किसी को डायरेक्टर बनाया होगा संभालने के लिए, उनके साथ आपका कोई ट्रांजैक्शन है, वो स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ। स्टेटमेंट ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ फंड, यहां पे कमा के टैक्स पे करने के बाद वापस कितना लेके गए हो, स्टेटमेंट ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ फंड। स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड मतलब यहां की ब्रांच से किसी को डिविडेंड डिविडेंड ट्रांसफर हुआ है क्या, कहां पैसा गया, ये सारे स्टेटमेंट दोगे तब ना हमको भी समझ में आएगा। एवरीबॉडी कितने डॉक्यूमेंट हुए? सीएफएस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपाट्रिएशन ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये सारी चीजें किसको दोगे आप? आरओसी को दोगे। ठीक है, ये सारी चीजें कितने दिन में? विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी। उनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म होगा, वहां से 6 महीने में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने हैं। आरओसी न्यू दिल्ली को, फॉर्म नंबर FC3 रहेगा, नीचे दिखेगा, वो कहां दिखेगा? नीचे, पक्का? लेकिन यहां तक की चीजें समझ में आई हैं। अब अगर एक एक करके इसको कनेक्ट करोगे, अरे एक एक करके अगर इसको, क्या तुमको नहीं लगता ये 128(1) का ऑब्लिगेशन है? क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ये 141 सबसेक्शन नंबर 1(2) का ऑब्लिगेशन है कि ऑडिट इनसे ही कराना? क्या तुमको नहीं लगता है कि यहां पे चैप्टर नंबर 10 मुतातिस मुटेंडिस लगेगा? का मतलब यहां वाला जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करेगा, वो सीए होना चाहिए, फॉर्म में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेजॉरिटी वाले इंडिया में होना चाहिए, 141 के 3 के डिस्क्वालिफिकेशन होना नहीं चाहिए। सब तो यहां घुसा दिया है। इसीलिए सेक्शन 379 में एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर नहीं बोला, एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट बोला, क्योंकि हर जगह मुतातिस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर एक कॉपी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की देनी है। पहला क्या किसके साथ अटैच करोगे? कॉपी ऑफ सीएफएस, पेरेंट फॉरेन सब्सिडी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। वापस से बोलना, गेट इट्स अकाउंट्स, गेट इट्स पर्टेनिंग, अरे रुको ना, गेट इट्स अकाउंट पर्टेनिंग टू इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। फॉरेन कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करने नहीं बोल रहा है, लिखता है गेट इट्स अकाउंट्स पर्टेनिंग टू इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन। ये जो इंडियन बिजनेस ऑपरेशन के जितने भी तुम्हारे वही खाता बने हैं, इसको ऑडिट कराना प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया से, या तो फर्म और LLP ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। आर यू विथ मी? कौन सा था ये? दूसरा। तीसरा, the provision of chapter number 10, the provision of chapter number, that is audit and auditors and rules there under shall as far as possible mutatis mutandis apply करेगा, मुतातिस मुतंडिस अप्लाई करेगा। तीन बातें हो गई। पहला क्या बोला? मेक आउट करना है प्रॉफिट, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा, गेट इट अकाउंट्स पर्टेनिंग टू इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। तीसरा, द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 10, दैट इज ऑडिट एंड ऑडिटर, एज फार एज पॉसिबल मुतातिस मुतंडिस अप्लाई करेगा। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का पक्का? कितने डॉक्यूमेंट हो गए? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपने ऑडिट करा लिया, बराबर है क्या? कहता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप डिलीवर करोगे किसको? आरओसी को। किसको डिलीवर करोगे? आरओसी। तो देखो यहां पे लिखता है डिलीवर अ कॉपी ऑफ अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विथ, मैं बताता हूं अलोंग विथ क्या क्या है, साथ हो। पहला क्या बोल रहा हूं? पहला बोलता है along with a copy of consolidated financial statement, पहला बोलता है along with a copy of consolidated financial statement of a parent company, parent foreign company, parent containing such particular as may be prescribed। पहला क्या किसके साथ अटैच करोगे? कॉपी ऑफ CFS, पेरेंट फॉरेन सब्सिडरी, पेरेंट फॉरेन कंपनी। सब्सिडरी कहां से भाई? पेरेंट फॉरेन कंपनी। एवरीबॉडी, इससे क्या होगा? क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ भाई कंसोलिडेटेड, यानी कि यहां से कितना कमा रहे हो और खुद कितना कमा रहे हैं, बराबर। यहां ज्यादा कमा रहे होंगे तो टैक्स में अमेंड कर देंगे, ज्यादा टैक्स लेंगे। समझ पा रहे हो? अरे सारी चीज ये लोग डिसाइड कैसे करते हैं? डेटा आता कहां से? इनके ऊपर कानून बनाते हैं, इनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन लगाते हैं, इनसे ही डेटा लेते हैं, इनकी मारते हैं, बराबर है क्या? कहां से पता चलता है? डेटा पूरे रेगुलेटरी अथॉरिटी से पता चलता है। तो ये देखते रहेंगे कि भाई कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है करके। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का? तो भाई ये क्या था? कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉपी ऑफ, अरे स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी, स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यानी कि आपने यहां पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस खोला हुआ है, आपका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, यहां पे आपने किसी को डायरेक्टर बनाया होगा संभालने के लिए, उनके साथ आपका कोई ट्रांजैक्शन है, वो स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ। स्टेटमेंट ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ फंड, यहां पे कमा के टैक्स पे करने के बाद वापस कितना लेके गए हो, स्टेटमेंट ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ फंड। स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ, सॉरी, स्टेटमेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यानी कि आपने यहां पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस खोला हुआ है, आपका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, यहां पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यानी कि आपने यहां पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस खोला हुआ है, आपका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, यहां पे आपने
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी कि आपने यहाँ पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस खोला हुआ है, आपका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे आपने किसी को डायरेक्टर बनाया होगा संभालने के लिए, उनके साथ आपका कोई ट्रांजैक्शन है, वो स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ। स्टेटमेंट ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ फंड, यहां पे कमा के टैक्स पे करने के बाद वापस कितना लिखे गए हो। स्टेटमेंट ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड मतलब यहां की ब्रांच से किसी को डिविडेंड शिविडेंड ट्रांसफर हुआ है क्या, कहां कहां पैसा गया है, ये सारे स्टेटमेंट दोगे तब ना हमको भी समझ में आएगा। एवरीबॉडी कितने डॉक्यूमेंट हुए, सीएफएस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिपाट्रिएशन ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ये सारी चीजें किसको दोगे आप, आरओसी को दोगे। ठीक है, ये सारी चीजें कितने दिन में, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी। उनका फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को खत्म होगा, वहां से 6 महीने में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देने हैं आरओसी न्यू दिल्ली को। फॉर्म नंबर FC3 रहेगा, नीचे दिखेगा, वो कहां दिखेगा, नीचे, पक्का। लेकिन यहां तक की चीजें समझ में आई हैं। अब अगर एक एक करके इसको कनेक्ट करोगे, अरे एक एक करके अगर इसको, क्या तुमको नहीं लगता ये 128(1) का ऑब्लिगेशन है, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ये 141 सबसेक्शन नंबर 1(2) का ऑब्लिगेशन है कि ऑडिट इनसे ही कराना, क्या तुमको नहीं लगता है कि यहां पे चैप्टर नंबर 10 मुतातिस मुटेंडिस लगेगा, का मतलब यहां वाला जो ऑडिटर है जो ऑडिट करेगा वो सीए होना चाहिए, फर्म में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मेजॉरिटी वाले इंडिया में होना चाहिए, 141 के 3 के डिस्क्वालिफिकेशन होना नहीं चाहिए, सब तो यहां घुसा दिया है। इसीलिए सेक्शन 379 में एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर नहीं बोला, एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट बोला, क्योंकि हर जगह मुतातिस है। आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर एक कॉपी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की देनी है, तुमको नहीं लगता ये 129 का ऑब्लिगेशन को साथ कि सीएफएस की कॉपी देना, अबे 129 का सबसेक्शन नंबर 2 है ये कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी क्या देना है, कॉपी। 129 के साथ आप 137 भी घुसा दो इसमें, क्योंकि 129 2 पे आप बना रहे हो, और 137 में किसको देते हो, आरओसी को, साथ में हो। फिर ये सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इनके स्टेटमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट हम 30 दिन में देते हैं आरओसी को, ये 6 महीने में दे रहे हैं, हम 30 दिन एजीएम से गिनते हैं, ये 6 महीने अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज से गिनते हैं, हम एओसी फॉर्म में देते हैं या FC3 में देते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट। ऐसे डिफरेंस करके पढ़ोगे तो और जल्दी याद आता है, वो भी रिवाइज हो जाता है, ये भी रिवाइज हो जाता है, आप लिंक कर पाते हो कहां कहां कैसी कैसी चीजें चल पा रही है। सेक्शन 381 सबसेक्शन नंबर 1 रिपीट करेंगे फटाफट। एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर, एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर मेक आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट विद सच पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, गेट इट अकाउंट्स पर्टेनिंग टू इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फर्म और एलएलपी ऑफ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया। Provisions of chapter number 10 audit and auditor shall as far as possible मुतातिस मुटेंडिस एप्लीकेबल होगा। इन सारे डॉक्यूमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब आप दोगे किसको, आरओसी को, along with following document, copy of CFS parent foreign company का, parent foreign स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट ऑफ रिपाट्रिएशन ऑफ फंड, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड, किसको दोगे, आरओसी को। फाइनेंशियल, इनके फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 मंथ में FC3 के अंदर फाइल कर देंगे जी सर। ठीक है, सेक्शन नंबर क्या था, 381 सबसेक्शन नंबर 1, सेक्शन 381 सबसेक्शन नंबर 2, सेक्शन 381 सबसेक्शन नंबर। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करके दे दीजिएगा। क्या तुमको नहीं लग रहा है 137 सबसेक्शन नंबर का प्रोविजन नंबर 4 और 5 है, याद आ रहा है, वहां पे भी बोला था आरओसी को जब तुम सीएफएस दोगे तो अगर अंग्रेजी भाषा में नहीं होगा तो ट्रांसलेटेड दे देना। तो कानून तो एक ही है, बस सेक्शन बदल गए हैं, थोड़ा सा मुतातिस मुतंडिस हो गया, साथ आ रहा है, बड़ा चलिए बढ़िया देखने का। सेक्शन 381 सबसेक्शन नंबर क्या चल रहा है, 2। अच्छा 2 के पहले भी ये पढ़ो, मान लो 1 मिनट, वो 3 महीने का एक्सटेंशन मिलता था एनुअल जनरल मीटिंग के केस में, उसी प्रकार का एक्सटेंशन यहां पे है। कहते हैं मान लो आप फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीने में दे नहीं पा रहे हो, आरओसी को आप राइटिंग में क्या कर दो, आरओसी को राइटिंग में एप्लीकेशन करो, एक्सटेंड कर देगा बाय पीरियड नॉट एक्सीडिंग कितना, 3 मंथ्स। लॉजिक समझो, 96 में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट अडॉप्ट होता है, वहां से 30 दिन में इंडियन कंपनी देती है। इनको तो बोल रहा है भाई साहब तुम तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर से देखो, तुम्हारा एनुअल जनरल मीटिंग हम यहां कहां देखेंगे, तो वहीं पे होने वाला है। तो जब 3 महीने हम वहां पे एक्सटेंशन देते हैं स्पेशल रीजन के लिए, तो हम 3 महीने तुमको यहां पे भी देंगे।
आर गेटिंग माय पॉइंट? तो कहता है प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रार में फॉर एनी स्पेशल रीजन और एप्लीकेशन मेड इन राइटिंग बाय द फॉरेन कंपनी एक्सटेंड द सेट पीरियड बाय पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग कितना 3 मंथ्स। रिपीट करेंगे इसको, लेकिन इधर आना, ये सारे डॉक्यूमेंट जो वन पे दिए गए, अगर ये किस पे है, नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, देयर शैल बी एनेक्स, एनेक्स यानी कि एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, यानी कि हेलो वो अदर लैंग्वेज में जाएंगे लेकिन उसके साथ अटैच होकर सर्टिफाइड जाएगा। ऐसा नहीं कि अदर लैंग्वेज वाला जाना नहीं, वर्ड का यूज किया है एनेक्स, वो तो जाएगा ही जर्मन लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में तो जाएगा ही, साथ में क्या जाएगा, अटैच होकर सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। अरे हिब्रू एक लैंग्वेज है भाई, हां रशियन में ऐसा है, ठीक है एवरीबॉडी। सबसेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके पहले एक बार आप प्रोविजन रिपीट करो, क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट, क्या कहता है? फॉर एनी स्पेशल रीजन, फॉर एंड ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय फॉरेन कंपनी इन राइटिंग टू आरओसी, यानी कि पहला ग्राउंड क्या है कि कोई स्पेशल रीजन है और कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने राइटिंग में एप्लीकेशन किया किसको? आरओसी को। आरओसी में एक्सटेंड द सेट पीरियड, में एक्सटेंड द फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। आर यू विद मी? If the above document mentioned in 380 subsection number 1 is not in English language, there shall be annexed, there shall be a certified translation of such document in English language. अटैच करके देखना है, और रशियन लैंग्वेज में भी जाएगा, हिब्रू में भी जाएगा और इंग्लिश में भी जाएगा। एवरीबॉडी 380 का, एवरीबॉडी 381 का सबसेक्शन नंबर 3 पढ़ें और इंटरप्रिटेशन मुझे बताएं, बराबर है? कि एवरी फॉरेन कंपनी shall send to the registrar a copy of list in form number FC3 of all places of business established by the company in India as on the date of balance sheet. कौन सी डेट से? बैलेंस शीट डेट से। हाँ, तो बैलेंस शीट डेट, सरल शब्दों में बैलेंस शीट डेट का मतलब जब उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। अब तुम देखो कब क्लोज हो रहा है, बोले 31 मार्च को हो रहा है तो वहाँ, 31 दिसंबर को हो रहा है तो वहाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे लिखा है, मेरे साथ रिपीट करना, एवरी फॉरेन कंपनी शेल, एवरी फॉरेन कंपनी सेंड करेंगे, क्या करेंगे? सेंड टू द रजिस्टर अ कॉपी ऑफ लिस्ट इन फॉर्म नंबर FC3 ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी इन इंडिया एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ध्यान दोगे? हेलो पक्का भाई साहब अज्यूम करो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर इनका फाइनेंशियल ईयर चलता है, यूएसए वालों का ये ऐसे ही चलता है, ठीक है? यहाँ पे इनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, यही इनकी बैलेंस शीट क्या है, डेट मैं सपोज करता हूँ, क्या करता हूँ, सपोज 2025 का, क्या 2025, तो 2025 वाला इनका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जनवरी 25 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक चला, फाइनेंशियल ईयर क्लोज यहाँ पे हो रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बैलेंस शीट डेट। हो सकता है किसी का 31 मार्च को क्लोज होगा तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस शीट डेट, बस वहाँ पे क्या लिख देंगे? 25-26 कर देंगे, क्या कर देंगे? 25, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर दूसरे साल पे भी फेंका रहा है, फेंका गया, ठीक है? अब कहता है वापस से अगर इसको पढ़ना, एवरी फॉरेन कंपनी शेल सेंड टू द रजिस्ट्रार अ कॉपी ऑफ लिस्ट इन फॉर्म नंबर FC3 ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी इन इंडिया एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर साल जा रहा है, हर साल बैलेंस शीट डेट, हर साल देना है? पक्का? अब कंपनी ने 2015 को हैदराबाद में एक प्लेस ऑफ बिजनेस रखा, कंपनी ने 2018 पे पुणे पे एक प्लेस ऑफ बिजनेस रखा, कंपनी ने 2020 पे मुंबई पे एक प्लेस ऑफ बिजनेस रखा, कंपनी ने 2022 में अहमदाबाद में एक प्लेस ऑफ बिजनेस रखा, 2023 में बिलासपुर छत्तीसगढ़ पे एक प्लेस ऑफ बिजनेस रखा, 2024 पे एक प्लेस ऑफ बिजनेस रखा कर्नाटका पे, 2025 पे एक प्लेस ऑफ बिजनेस रखा गया चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई पे, बराबर है? साथ हो कौन सा प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है, लिस्ट ऑफ प्लेस। हाँ सबका बताओगे? सबका बताना पड़ेगा। इससे होगा क्या, हर साल का एक अपडेटेड होता जाएगा, हर साल का। इस साल भी कुछ खुला बता देंगे, अगले साल खुला बता देंगे, करेंगे बता देंगे। अब सर इसमें से ना हम ये और ये वाले प्लेस ऑफ बिजनेस को क्या कर चुके हैं, क्लोज। तो भैया ये प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ रहा, फिर इसका बताओ और इन सबका बताओ। हाँ जो चल रहा है प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस जो है ही नहीं उसका क्या बताओगे? तो ये तो आपने क्या कर दिया है, क्लोज, पक्का पक्का। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है ना, एवरी फॉरेन कंपनी शेल, एवरी फॉरेन कंपनी सेंड टू द रजिस्टर अ कॉपी ऑफ लिस्ट इन फॉर्म नंबर FC3 ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी इन इंडिया एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि हर साल अब आपका जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, बैलेंस शीट डेट जो है वहां तक, अब तक जितने प्लेस ऑफ बिजनेस है सबकी क्या जाएगी, लिस्ट, क्या जाएगी, पक्का पक्का। कोई बड़ी बात नहीं, इसके ऊपर MCQ बना के दे दे, बराबर है? इतना 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 प्लेस खोला है, बताओ कौन कौन से प्लेस का जाएगा, बराबर? स्मॉल मिर्च मसाला लगाएगा कि 2025 में 3 जगह प्लेस ऑफ बिजनेस खोला, तो बताओ इसका जाएगा कि इसका जाएगा? बच्चा वहीं जाएगा 2025 सारा जाएगा। एवरीबॉडी आर विद मी? सेक्शन नंबर क्या चल रहा है, 381। रिपीट करें, जीवन पे आगे बढ़े, रिपीट करें, जीवन पे आगे बढ़े। सेक्शन नंबर 381 में कितने सबसेक्शन पढ़े? सेक्शन 381 सबसेक्शन नंबर 1 पे क्या क्या बातें बोला, नटशेल पे बताना। पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, उसको ऑडिट करो, ऑडिटर मुतातिस मुतंडिस लगाओ, ये सारे डॉक्यूमेंट आरओसी को दो सबके साथ, ठीक है? और 6 महीने में देना है, उनके फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से। इंग्लिश भाषा में नहीं है तो कहता है अटैच करना है, क्या करना है, अनेक्स्ट करना है, वो भी जाएगा, उनका ओरिजिनल लैंग्वेज वाला भी, ये भी जाएगा। फिर 381(3) में कहता है जितनी भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया पे है एज ऑन द डेट ऑफ बर्थ सबका जाएगा। यहाँ पे FC3 बोला, क्या बोला है मैं बताना चाहता हूँ, इसी FC3 के अंदर ये भी जाता है, इसी FC3 के अंदर ये भी जाता है, बराबर? पूरा 381 FC3 के आसपास है, पक्का। अब बोलेंगे सेक्शन नंबर 381, एवरी फॉरेन कंपनी शेल, एवरी फॉरेन कंपनी इन एवरी कैलेंडर ईयर, इन एवरी मेक आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट containing such particular as may be prescribed, get its accounts pertaining to its Indian business operation audited by practicing chartered accountant in India or firm or LLP of practicing chartered accountant in India. The provision of chapter number 10, that is audit and auditor, as far as possible shall apply mutatis mutandis. कहता है ये सारे डॉक्यूमेंट आप आरओसी को डिलीवर करोगे विद अ कॉपी ऑफ ऑल दिस, कॉपी ऑफ CFS ऑफ parent foreign company, statement of related party transaction, statement of repatriation of fund, statement of transfer of fund, ये सब डिलीवर होगा आरओसी को विद इन 6 months from the close of financial year of the foreign company, provided that, क्या कहता है, provided ROC if there is any special reason and foreign company has made application in writing, ROC may extend the said period for a period not exceeding 3 months.
इस पे एक बात और है जो ऐसे रीड करने वाली बात है जो मैंने आपको पढ़ाई नहीं है 381(2) पहले बता देना कि इफ द अबव डॉक्यूमेंट जो 381 के 1 पे है आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर शैल बी अनेक्स अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद द डॉक्यूमेंट। फिर 381 सबसेक्शन 3 हर कंपनी सेंड करेगी लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन फॉर्म नंबर FC3 एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। पक्का। यहां पे एक बात है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो भी क्या है जो 381 में सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फॉरेन कंपनी को नोटिफिकेशन देके क्या कर सकती है एक्सेप्ट। पक्का। 379 हुआ है, 380 हुआ है, 381 हुआ है, चलते हैं 382। और चार्ट को मत देखना अभी 382 का, पहले भाषा बोलो, चार्ट तो रिवीजन के लिए बरोबर है। साथ हो 382 पे डिस्प्ले ऑफ नेम के बारे से चीजें थी। हेलो 382 में क्या है डिस्प्ले ऑफ नेम किसका मेरा फॉरेन कंपनी का बराबर है। तो क्या पढ़ रहे हो आप सेक्शन नंबर 382। ठीक है चलिए बड़े जीवन पे आगे। रोहन गुप्ता कह रहे सर आपने ऐसा कोई केस देखा जिसमें जिस ईयर में ओपन हुआ उस ईयर में क्लोज हो जाएगा मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस। हाँ अनेक हैं ऐसे मैंने नहीं देखे बस। हाँ ठीक है बात को सुनना होंगे ही ना तो जब इंडिया वाले बाहर जाके बंद कर देते तो ये भी होगा। आगे बढ़ते सेक्शन नंबर 382 डिस्प्ले ऑफ नेम एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन कंपनी। डिस्प्ले ऑफ नेम एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन कंपनी। साथ हो एवरी फॉरेन कंपनी शेल एवरी फॉरेन कंपनी कॉन्स्पिशियसली क्या कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट क्या एग्जिबिट यानी कि बड़े बड़े साफ शब्दों पे प्रचार करना है किसका कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट द नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इट्स ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर इट कैरीज ऑन बिजनेस। बराबर। इंडिया में जो प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा तो हर फॉरेन कंपनी को कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट करना है नेम ऑफ कंपनी एंड प्लेस ऑफ इट्स कंट्री ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कहां पे आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड एवरी ऑफिस। हुआ वापस से बोलना एवरी फॉरेन कंपनी शेल ये कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट हो गया। अब एवरी फॉरेन कंपनी शेल cause to be stated cause to be the name of the company and its country of incorporation in every business letter in every invoice in every document official publication of the company। कंपनी का कोई लेटर है कंपनी का कोई बिल है कंपनी का कोई इनवॉइस है कंपनी का कोई बिजनेस लेटर है कंपनी का कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन है उसके अंदर भी कंपनी का नाम और उसके अंदर भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन की कंट्री आएगी। तीसरा एवरी फॉरेन कंपनी शेल एवरी फॉरेन कंपनी state the name क्या state the name and country of its incorporation to every prospectus inviting subscription inviting for shares or debentures उस पे भी रहेगा। बराबर है are you with me? अब बात को सुनना एक तो आपने सारी चीजें बता दी एक लास्ट चीज बचती है इफ। क्या कहता है इफ liability of the companies liability of the members of the company is limited company कौन सी कंपनी है लिमिटेड। if liability of the members of the company is limited कौन सी कंपनी की फॉरेन कंपनी की। बराबर है क्या। ये वाली भी बात आपके प्रोस्पेक्टस पे आपके बिजनेस लेटर में आपकी कंपनी के बाहर डिस्प्ले किए जाएंगे। कौन सी भाषा में इंग्लिश भाषा में और लोकल भाषा में और लेजिबल लेटर में होगा। किसमें होगा लेजिबल लेटर पे। एंड दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 382। पहले चार्ट पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे पहले चार्ट डिस्प्ले ऑफ नेम एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी का नाम उसकी कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन और इफ लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड क्या लिखा है इफ। बराबर है तो डिस्प्ले करोगे आउटसाइड ऑफिस इंग्लिश वर्नाकुलर लैंग्वेज मेंशन इन लेटर हेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। नीचे देखो एवरी फॉरेन कंपनी शेल वर्ड क्या रहेगा कॉन्स्पिशियसली एग्जिबिट करना है नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस वेयर इट कैज बिजनेस इन इंडिया कॉज द नेम ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द कंट्री इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। कहां पे बिजनेस लेटर बिल हेड लेटर पेपर नोटिस अदर ऑफिशियल। अब कहता है लायबिलिटी मेंबर कैसी है लिमिटेड कॉज द नोटिस ऑफ सच फैक्ट हर प्रोस्पेक्टस पे जो शेयर्स और डिबेंचर के लिए है और इन पॉइंट नंबर ए और बी यानी कि इसमें भी जाएगा अगर लायबिलिटी लिमिटेड है तो और ये सारी की सारी चीजें लेजिबल लेटर में रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज में। बराबर है। ये क्या था सेक्शन नंबर 382। साथ हो पक्का साथ हो 110%। अब चलते हैं 383 पे। कहां पे चलते हैं 383 386 तक का टारगेट है मेरा आज छोटे छोटे सेक्शन है तो खत्म हो जाएंगे। कल के दिन देखते हैं चैप्टर खत्म होगा कि नहीं। 385 और 386 ऐसे किया और खत्म। तो कहां तक पहुंच चुके अब तुम 382 अभी 383 पे ऐसे किया और खत्म। एवरीबॉडी खुशी जी 380 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट किसके ऊपर है फॉरेन कंपनी के ऊपर सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। अब तुमने तीन बातें बार-बार बोली है कौन सी प्रोसेस नोटिस अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन द फॉरेन कंपनी। बट कहां यूज किया था 380 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर डी में बोला था नेम ऑफ पर्सन और पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है प्रोसेस रिसीव करने के लिए नोटिस रिसीव करने के लिए डॉक्यूमेंट रिसीव करने के लिए जो कि सर्व किसको करना है फॉरेन कंपनी। याद आ रहा है तो कहता है अगर कोई भी प्रोसेस नोटिस अदर डॉक्यूमेंट किसको सर्व करना है फॉरेन कंपनी को माना जाएगा आपने सर्व कर दिया है। अगर आप उसको एड्रेस कर देते हो उस पर्सन को जिसका नाम और एड्रेस कहां डिलीवर किया है रजिस्ट्रार को कहां पे 380 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज डी में। एवरीबॉडी बोले या तो वहां पे छोड़ाना या तो आप क्या कर देना आप एड्रेस कर दिए तो छोड़ाना या तो पोस्ट से भेज देना उस एड्रेस में जो आपने आरओसी को दिया है। कहां पे सेक्शन 380 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर ई में या तो कैसे कर देना इलेक्ट्रॉनिक मोड। खत्म क्या हो गया है खत्म। साथ हो बोलेंगे क्या लिखा है एनी प्रोसेस क्या लिखा है तो बोलेंगे एनी प्रोसेस नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व ऑन अ फॉरेन कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सफिशिएंटली सर्व। सुनना डीम्ड टू बी सफिशिएंटली सर्व का मतलब सुनना ये मतलब नहीं है कि वहां से क्या है आपने यहां दे दिया वहां मिल गया। यहां कहां इंडिया में जो ऑथराइज्ड पर्सन है और जो ऑथराइज्ड एड्रेस है आपने दिया यहां मानने जाएगा कि वहां मिल चुका है। साथ हो सो एनी प्रोसेस नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन अ फॉरेन कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सफिशिएंटली सर्व्ड इफ सच डॉक्यूमेंट इफ सच इज एड्रेस टू द पर्सन ऑथराइज्ड और जिसका आपने एड्रेस डिलीवर किया है आरओसी को अंडर सेक्शन 380। तो वर्ड देखो क्या लिखा है अगर आपने एड्रेस किया है उस पर्सन को जिसका नाम और एड्रेस डिलीवर किया गया किसको रजिस्ट्रार को तो वर्ड बोलो क्या है इफ एड्रेस टू नेम if address to any person if address to any whose name and address have been delivered to registrar under section 380 बराबर 380 सबसेक्शन नंबर 1 क्लॉज नंबर डी या तो आप लेफ्ट कर देना या तो पोस्ट से भेज देना टू द एड्रेस जो कि डिलीवर किया गया था रजिस्ट्रार को। ये फुल एड्रेस दिया था आपने 381 ई में यानी कि सर इस नाम से जाएगा इस एड्रेस पे जाएगा और जो एड्रेस आपने किसको दिया था आरओसी को या तो कैसे भेज देना इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो माना जाएगा किसको पहुंच गया है फॉरेन कंपनी को। पक्का पक्का कि कच्चा कच्चा आर यू श्योर। बढ़ो जीवन पे आगे बोलेंगे एक बार कैसे बढ़ जाऊं बोलोगे। चलो सेक्शन नंबर 383 सेक्शन 383 अपने को कहता है इफ एनी प्रोसेस notice or any other document required to be served on a foreign company it shall be deemed to have been sufficiently served if such document addressed to anyone whose name or address is delivered to ROC under section 380 or left at or
और पोस्ट टू द एड्रेस डिलीवर्ड टू द आरओसी, पक्का पक्का, और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। साथ में हो, ये था सेक्शन नंबर 383। क्या था 380? आते हैं सेक्शन नंबर 384 पे। किस पे आते हैं? मेरे साथ बोलोगे तो एक बार में खत्म हो जाएगा 384, बराबर है? बोलो क्या क्या? The provision of debenture, the provision of under section 71, the provision of annual return under section 92, the provision of corporate social responsibility under section 135, the provision of chapter 6, that is registration of charge, the provision of section number 128, बराबर है क्या? And the provision of chapter number 14, the provision of chapter number 14, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन उसके अंदर है, मुतातिस मुतंडिस लगेगा फॉरेन कंपनी के ऊपर। रुक जाओ खत्म नहीं हुआ, इस पे लिखाऊंगा मैं तुमको, वो डिफरेंस यहीं से आएगा। साथ हो, कौन कौन सा बोला? 71 किसका है? डिबेंचर। 92 एनुअल रिटर्न। 135 सबसेक्शन नंबर 1 CSR, एवरीबॉडी आर विद मी? तो 71, 92, 135, चैप्टर नंबर 6 दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। रुको ना, मेरे को बोलने दो ना। सेक्शन नंबर क्या है? 128, बराबर है। और चैप्टर नंबर 14 इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन करके एक चैप्टर है, सीए फाइनल पे है और एसपीओएम के अंदर, सीएमए फाइनल में भी है, बराबर है। ये सारे के सारे प्रोविजन मुतातिस मुतंडिस लगेंगे फॉरेन कंपनी में। अब मुतातिस मुतंडिस का मतलब क्या है? सेक्शन 92 की अगर बात करूं तो भाई सेक्शन 92 बोलता है 60 दिन के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग से 60 दिन के अंदर आपको एमजीटी 7 पे आरओसी को एनुअल रिटर्न देना है, बराबर। तो भैया बोले इनके लिए तो एमजीटी 7 नहीं है, तो कंपनी के लिए वो 92 का सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है एवरी कंपनी को एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना है। वो कंपनी को बोले ये कौन सी कंपनी है? फॉरेन, उधर एमजीटी 7 लगता है, तो बोले इसके लिए ले लो FC4। बोले वहां तो 60 दिन में एजीएम से, बोले यहां पे ले लो 60 दिन। कहां से? या 6 महीने है, शायद 6 महीने है ना कि 60 दिन है? 60 दिन है, हाँ। तो वहां पे 60 दिन एजीएम से जा रहा है, यहां पे 60 दिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज से जाएगा। अब बोले तो फिर लगा क्या रहे हो? तो बोले कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न वो लगा दो, बोले वो मुतातिस मुतंडिस लगा दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का पक्का। अब कहता है जो चैप्टर नंबर 9 का सेक्शन नंबर 128 जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने बोलता है, मुतातिस मुतंडिस, ये भी डबल एंट्री में बनेगा। हेलो, ये भी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से बनेगा, ये भी अक्रूवल बेसिस में बनेगा। अब तुम याद करो 128 के अंदर तुमने पढ़ा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट, तो बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन इंक्लूसिव थी। कैसी थी? कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, all sums received by the company and expended, all assets and liabilities, all goods and service purchase किए, item of cost, ये सारी चीज थी, वो इनको भी लगेगी, बराबर है। चैप्टर नंबर 14 जो है वो इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब कंपनी कुछ घपला करती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पे होता है। चैप्टर नंबर 14 वैसे अपने सिलेबस पे नहीं है। इस पूरे के पूरे सेक्शन नंबर 384 पे जो एक बात आपको ध्यान रखनी है, एंड दैट बात इज कि एनुअल रिटर्न जो है FC4 पे फाइनेंशियल ईयर फॉरेन कंपनी का क्लोज होने से 60 डेज में जाता है किसको? ROC न्यू दिल्ली को। किसको जाता है? ROC न्यू दिल्ली को। साथ हो मेरे, चलिए क्या क्या है देखोगे एक बार। सबसे पहला क्या बोलता है? डिबेंचर जो सेक्शन नंबर 71 पे है, एनुअल रिटर्न एंड CSR 92 और 135, बुक्स ऑफ अकाउंट 128, चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर नंबर 14। एवरीबॉडी आर विद मी? पक्का। अब तुम 128 पढ़ोगे वो भी तुमको सेम टू सेम लगेगा। क्या लिखता है? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 शैल अप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरिंग इट कीप एट इट्स प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। एवरीबॉडी, वैसे तो 128 बोलता है भाई आप ब्रांच पे रखो, कहीं पे भी रखो। इसको बोल रहा है भाई 128 जो तेरे को लगेगा, आपको आपके अकाउंट्स कहां रखने हैं? इंडिया में, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रहेगा? बोले भाई मनी रिसीवर स्पेंड, सेल एंड परचेस, असेट एंड लायबिलिटीज, जो भी इंडियन बिजनेस के संबंध में है। यानी कि वही बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप कंपनी के लिए बनाते हो 128 में, वही बुक्स ऑफ अकाउंट आप बनाओगे इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में। साथ हो, अभी रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि हर फॉरेन कंपनी प्रिपेयर करेगी और फाइल करेगी एनुअल रिटर्न इन FC4 विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फॉरेन कंपनी का टू द रजिस्ट्रार कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स एज दे स्टूड ऑन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कौन से पर्टिकुलर्स के साथ? जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में दिख रहे हैं, बराबर। टाइम लिमिट नॉट एक्सटेंडेबल बाय ROC, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन नंबर 386 क्या लिखता है यहाँ पे? बोले सर्टिफाइड का मतलब क्या है? बोले सर्टिफाइड का मतलब सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन। डायरेक्टर का मतलब, वैसे तो डायरेक्टर का जो डेफिनेशन हमारे कंपनी एक्ट में दिया है उसका मतलब है डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, डेफिनेशन है। इसका इंटरप्रिटेशन में आधा घंटा खींचता हूं, लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस पे नहीं है, इतना लिखा। डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर की डेफिनेशन है कंपनी एक्ट में। सरल शब्दों में बताऊं तो किसको डायरेक्टर बोलना चाह रहा है? बोले डायरेक्टर का मतलब एक ऐसा पर्सन, अरे ऐसा जिससे आपने राइटिंग में कंसेंट ली है, उसके बाद अपने जनरल मीटिंग में OR पास करके उसको अपॉइंट किया, अपॉइंटमेंट से 30 दिन के अंदर DIR 12 जाता है ROC को कि हमने डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, और ROC के रिकॉर्ड में जैसे ही वो आ गया, यानी कि वो ऑफिशियली डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड हो गया। अब इसको क्यों बोला ऐसा? डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी में तुमको बताता है। मैं पुणे में जो पहली एकेडमी में पढ़ाना शुरू किया था, एक एकेडमी मैंने पुणे में पढ़ाई, उसके बाद अपन ने अपना चीजें खोली थी, दूसरी वाली है जहां पे पढ़ा रहे, बराबर। तो एक वो थी, दूसरी है, बराबर, अपनी तो है ही। तो पॉइंट ये है एवरीबॉडी, पहली एकेडमी में जब था तो आई वाज अ ब्रांच हेड ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांच। फिर ब्रांच में मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मेरे को प्रमोट करके ला दिया गया हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में आई वाज लीडिंग ऑल द कोर्स कि हां भाई कैसे क्या टाइमिंग रहेगा, क्या फीस रहेगा, क्या कैसे रहेगा, कुछ भी होता था बोले अर्जुन सर से पूछ लेना। तो वहां पे ऐसा हो गया था, पेरेंट्स आ रहे हैं, कौन संचालक कौन है, डायरेक्टर कौन है, अर्जुन सर है, बॉस को पता ही नहीं क्या है, बॉस का नाम नहीं पता किसी को, बॉस ने चुना ऐसे बंदे को था ना। अब ऐसा था, हाँ। तो बात ऐसी है, सबका ऐसा। अच्छा, बॉस की मैडम भी थी, तो बॉस की मैडम भी क्या बोले, मैं कहा मैडम ये वाले कोर्स का प्राइस मेरे को थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है सर, फोन नहीं उठा रहे, वीकेंड में होंगे। तो बोले सर आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, आपको जो लगे वो करो, भरोसा आता है एक बार। तो बोले चला रहे तो छेड़ने का नहीं, धंधा बन रहा है ना, तो आपको जो करना करो। अब मेरे को बोल रहे हैं आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, मेरा DIR 12 है क्या? नहीं है, डायरेक्टर में वही दोनों है, मेरा भी बराबर है क्या? लेकिन मेरे को चलाने का काम आप कंपनी के ED हैं। अच्छा, मेरे को नहीं समझता था क्या? मेरे को समझता था, बराबर है, आप कंपनी के क्या है? ED हैं, सब कुछ भी हो रहा है। अर्जुन सर डायरेक्टर ये है, जो भी पूछे डायरेक्टर, आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन कुछ कंसर्न अथॉरिटी आई थी, डायरेक्टर कौन है? बोले ये है, बराबर है। मैं 2 बार फेस किया उन चीज को कि कौन डायरेक्टर ये है बात करने के लिए। अब मुद्दा ये है, जस्ट मियर गिविंग अ डेजिग्नेशन एज अ डायरेक्टर डज नॉट मीन द डायरेक्टर अंडर कंपनी एक्ट 2013। फॉर टू बिकमिंग अ डायरेक्टर अंडर कंपनी एक्ट 2013 देयर शुड बी अ रिटन कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम DIR 2 के अंदर। वो DIR 2 एनुअल जनरल मीटिंग में जाएगा, OR पास होगा, पास होने से 30 दिन में DIR 12 होगा, MC में मेरा डेटा आएगा, नाउ आई एम ऑफिशियली अ डायरेक्टर अंडर कंपनी एक्ट 2013। यू आर जस्ट गिविंग मी अ डेजिग्नेशन, डज नॉट मीन अपॉइंटमेंट। तो जो डायरेक्टर की डेफिनेशन दी है कि डायरेक्टर मींस अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड, ये अपॉइंटेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द मियर डेजिग्नेशन डज नॉट सैटिस्फाई द टर्म अपॉइंटमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? The mere designation of director does not satisfy the term appointment. यहाँ पे appointment का मतलब है writing consent ले, resolution पास कर, मेरा DIR 12 भेज, now I am appointed. Everybody,
वो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे जो डायरेक्टर वर्ड आपने कहाँ पढ़ लिया, एक पढ़ा सेक्शन नंबर 380 के सबसेक्शन नंबर 1 में लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, आगे और भी आएगा। तो बोले जहां पे भी इस चैप्टर के अंदर देखो क्या लिखता है, फॉर द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जहां डायरेक्टर वर्ड यूज कर रहा है वो डायरेक्टर वर्ड मत लेना जो तुमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा है। डायरेक्टर मींस डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड, वो सेक्शन 2 में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग क्लॉज नंबर 34 पे। एवरीबॉडी, तो इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी इंक्लूड्स एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू एक्ट। कहने का मतलब हर वो व्यक्ति जिसके इशारे में फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर कठपुतलियों की तरह नाचते हैं उसको भी डायरेक्टर बोलेंगे। भले उसको आपने बोर्ड में अपॉइंट किया, वो सजेशन जो दे रहा है डायरेक्टर मजबूर है उसके डायरेक्शन के हिसाब से काम करने के लिए, उसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्टर। तो कहता है डायरेक्टर इन रिलेशन टू वर्ड क्या बोला है, फॉरेन कंपनी, इंक्लूड्स एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम्ड टू। ये वो बंदा होता है जो कंपनी का प्रमोटर होता है। एवरीबॉडी, जो कंपनी का क्या होता है, प्रमोटर। लाइक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, लाइक टुडे जेके सर जो है, जेके सर इज इनडायरेक्टली अ प्रमोटर ऑफ बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। हम डिसीजंस मिलकर लेते हैं, बट उनके अगर कोई सजेशन है, अगर फाइनल डिसीजन है तो वो उनका है, बराबर है क्या। तो वो एक्चुअल में बीबी वर्चुअल में डायरेक्टर नहीं है, बट उनके हिसाब से डायरेक्टर काम कर रहे हैं ना, हाँ वो तो भी डायरेक्टर माना जाएगा अगर बीबी वर्चुअल फॉरेन कंपनी होती तो। आर गेटिंग माय पॉइंट। भले वो डायरेक्टर नहीं है कि जिनके कहने पे, जिनके डायरेक्शन पे, जिसके एडवाइस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम है, ऐसा ही करना पड़ेगा। आर गेटिंग माय पॉइंट। तीसरा, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यानी कि अगर आपका इंडिया के अंदर शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी, कि भाई भारत के जो लोग हैं वो शेयर्स रखें, ट्रांसफर या रजिस्टर कराना चाहते हैं, उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा। अब इसके ऊपर पूछेगा सवाल, पूछा हुआ भी है, कहता है भारत के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, बताइए फॉरेन कंपनी है कि नहीं है, और बताइए उसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो लगेगा। ये सेक्शन नंबर कौन सा है, 386। क्या मेरे साथ हो एवरीबॉडी? डिफरेंस लिखवाना है मेरे को, आज लिखाऊं कल लिखाऊं, बहुत हो गया नहीं। चलो एक काम कर, बहुत कुछ नहीं, मैं पूरा रट के बैठो, एक एक चीज को 4 बार सुनो मेरी बात, पूरा सेक्शन रिपीट करो, पूरे सेक्शन मतलब नाम, सेक्शन कौन कौन सा पढ़ के गए हो, बराबर है क्या। चलिए बड़े जीवन में आगे, सेक्शन नंबर 379 बात करता है एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। 380 डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू आरओसी, बराबर कितने दिन में करोगे, 30 दिन, ये 6 महीने कितना, 30 दिन। 30 दिन कहां से, प्लेस ऑफ बिजनेस से, कौन सा फॉर्म, FC1। फिर 381 अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन कंपनी, किसमें जाएगा, FC3। अबे 2 पे अल्ट्रेशन जाता है, 2 पे क्या जाता है, अल्ट्रेशन। 3 के अंदर क्या जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कितने दिन में, 6 महीने में। 382 डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी, उसका कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर की तो वो भी कहां सर, ऑफिस के बाहर, सारे बिजनेस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में और प्रोस्पेक्टस पे, बराबर है। 383 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन फॉरेन कंपनी। 384 ये देखो फीस में चले जा रहे हैं तो यार, डिबेंचर, एनुअल रिटर्न, CSR, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बुक्स ऑफ अकाउंट, चैप्टर नंबर 14 इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन, मुताबिक अटेंडेंस लगेगा। 385 फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब। 386 इंटरप्रिटेशन, 3 शब्दों का इंटरप्रिटेशन बताया, पहला सर्टिफाइड मतलब ट्रू एंड करेक्ट। डायरेक्टर इंक्लूड्स इन रिलेशन टू अ फॉरेन कंपनी एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद हुज डायरेक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अकस्टम्ड टू एक्ट। प्लेस ऑफ बिजनेस शैल इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। कल क्या कराऊंगा सुन लो, ये पूरा जो डिफरेंस मैंने तुमको देखो अभी जो तुमको मैंने बताया ना 128 में ऐसे जाता है, मैं पूरा डिफरेंस लिखवाएगा तुमको, क्योंकि इसमें अगर एमसीक्यू तुमको गुमराह करा तो तुमको बनना चाहिए इधर क्या फॉर्म है, इधर क्या फॉर्म है, इधर कौन सी लिमिट है, इधर का, यहां कहां से गिन रहे लिमिट, यहां कहां से गिन रहे, इधर कौन सा, इधर कौन सा, तो पूरा मैं पूरे सेक्शन के साथ यहां पे जाता है आरओसी को, जहां पे आप रजिस्टर्ड ऑफिस हो, यहां जाता है आरओसी न्यू दिल्ली को, बराबर है। ये पूरे के पूरे डिफरेंस कल पहले लिखेंगे, फिर जीवन पे रिवीजन करके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टेक केयर, बाय बाय, तालियां।